Well, hello everyone. So this is Swapnil Tulaskar, your banking exam trainer. So today I am with another Hall of Fame. His name is Narendra, and recently he like a crack RRBPO. अभी इनकी ज्वाइनिंग ही आने की है. तो भाई साहब नगर से आए हैं. डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन इनका नागपुर में है. तो बेचारे एक दिन पहले ही आ गए कि सर से मिल लूं एंड थोड़ा बहुत बता दूं स्टूडेंट को एडवाइस कि मैंने किस तरीके से मिस्टेक की है, फिर मैंने क्या रोड मैप, क्या स्ट्रैटेजी, क्या सिस्टम फॉलो किया और किस तरीके से मैं रिजल्ट क्रैक कर पाया. तो बाकी की चीजें हम नरेंद्र भाई साहब से सुनते हैं, लेकिन उसके पहले इफ यू ईगरली वांट टू बिकम एन एक्स बैंकर और इंश्योरेंस ऑफिसर, अगर आप 2024 में आप 25 में बाय हुक एंड क्रूक अपना फाइनल सिलेक्शन करना चाहते हो, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आई एम टेलिंग यू जस्ट पिक अप द नोटपैड एंड पेन एंड जो भी हमारा कैजुअल डिस्कशन होगा लाइक 30 to 45 मिनट्स के बीच का, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना एंड उसके अकॉर्डिंग एक्शंस और डिसीजन लेना शुरू कर देना बॉस. ठीक है, थैंक यू सो मच. सो वेलकम नरेंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑलराइट, सो अपने जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो HSC कम्युनिटी के भी स्टूडेंट्स हैं एंड इंडिया के वो सारे स्टूडेंट जो बेचारे बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन का पढ़ाई कर रहे हैं. तो आप उनको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दो. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र जय नागपुर है और मैं अहमदनगर से आया हूँ. अभी रिसेंटली मेरा RRBPO में ज्वाइनिंग हुआ. मेरा जो बैंक है वो विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ था एज ए ऑफिसर स्केल 1 करके. तो अभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, लेकिन उससे पहले एक बार सर से मिलने आया था कि ताकि उन्होंने जो मुझे गाइडेंस किया है उसके लिए उनको शुक्रिया कर सकूँ. अच्छा, ओके, ऑसम. वेल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने प्रिपरेशन की जर्नी कैसी स्टार्ट करी थी? अभी तो ये तो बहुत दिलचस्प होगा सर बताने के लिए. हाँ, क्योंकि मेरा जो चालू हुआ था वो तो हुआ था लॉकडाउन से पहले 2018 में. अच्छा. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है. उसके अकॉर्डिंग भी मैंने कुछ जॉब वगैरह किए, लेकिन जैसे मुझे सेटिस्फेक्शन बोल सकते हो या फिर अपन जिधर जैसे कमा रहे या फिर अपने को जैसा काम करना है वैसे कुछ उधर नहीं मिल रहा था. फिर साइड बाय साइड थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह किया. उस टाइम मुझे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का था ना, उसका बहुत बड़ी दिलचस्पी थी कि भाई मेरे को कॉम्पिटिशन क्रैक करना है. फिर उधर कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं तब उस टाइम मैंने बहुत सारे एग्जाम देते, RRB का भी था, रेलवे था, उसके बाद SSC था, लेकिन वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं था कि भाई करना क्या है. क्योंकि मेरे को तो पता है कि मेरे को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो निकालना है, लेकिन कौन सा ये फिक्स नहीं था. तो जब मैंने थोड़ा एनालिसिस वगैरह किया तो मैंने देखा कि भाई बैंकिंग का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें तो हर साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है. पढ़ाई तो आपको एक ही करनी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेंगी. तो मैंने बस उसी को फॉलो किया और उसमें स्टार्टअप किया. तो जो मेरा पहला पेपर था वो मैंने दिया था RBI असिस्टेंट. तब जो ओड पैटर्न था तो सारे सब्जेक्ट ये था कि आपको 1 आवर्स में टोटल पेपर सॉर्ट आउट करना था. अच्छा. तब मैंने एक नॉर्मल पेपर सॉर्ट आउट किया कि भाई मेरे को कितना था मैं उतना अटेम्प्ट मार लूँ. तब मेरा कुछ अच्छा एक्यूरेसी हुआ तो मैंने जाके तब उसको फॉलो किया और तब जाके मैंने बैंकिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट किया. लेकिन जैसे ही 1 साल किया तो मैंने फिर से घर की थोड़े फैमिली इश्यू थे, उसके रिगार्डिंग फिर से मैंने पढ़ाई स्टॉप कर दी और HDFC बैंक में जॉब ज्वाइन कर दिया एज अ सेल्स फील्ड एग्जीक्यूटिव करके. लेकिन जब फिर से कोरोना आ गया तब पता चला भाई नहीं, अभी ये कुछ नहीं होगा, करना है तो खुद के लिए करना है. अदरवाइज फिर किसी के लिए अपना जॉब देखना पड़ेगा, बस साल का महीने का 10-12 हज़ार रुपये कमाने का और उसमें खुश रहने का. तब मैंने उस टाइम अनअकैडमी को फॉलो किया, लेकिन उधर भी जैसा मिला मेरे को कोई मेंटोर नहीं मिला, कोई गाइडेंस नहीं मिला उस टाइम पे भी. लेकिन फिर मैं साइड बाय साइड चला तो 2021 में मेरा IDBI सिलेक्शन हुआ था. लेकिन इधर भी कुछ रीज़न की वजह से मैं उधर सिलेक्ट नहीं हो पाया. और उसी सेम टाइम पे नेक्स्ट डे मुझे HOC सर का एक वेबिनार मिला. उस टाइम उनका एक फी था सिर्फ ओनली 49 रुपीज़ का. अच्छा. मैंने सोचा चलो भाई इतना तो पैसा किधर ना किधर तो बर्बाद किया, तो एक वेबिनार करके देखते. और एक्चुअली हुआ ऐसे कि सर ने जब वेबिनार लिया, जो मेरे सारे क्वेश्चन उनको पूछने थे सर ने तो पहले वेबिनार में क्लियर करवा दिए. मैंने बोला अरे सर ने कहीं मन की बात है तो पहले तो नहीं पढ़ ली, क्योंकि मैं कहीं दूर से था, सर कहीं और से ले रहे थे. लेकिन नहीं, फिर सर ने समझाया भाई, मतलब वेबिनार के थ्रू बताया ऐसा था. मैंने सोचा चलो अभी तो क्लास तो करके देखते ही है. तो तब जाके अपना पहला प्लेटफॉर्म मैंने चूज़ किया अपना हब कॉम्पिटिटिव का, जो कि मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा अपनी पढ़ाई के लिए. क्योंकि जैसे बाद में स्टार्ट हुआ तो सर ने खुद पहले मेरे से डाउट पूछा कि भाई मतलब तूने स्टार्ट कैसा किया, भाई तेरे को कहाँ गलती है. क्योंकि मैंने इतनी सारी तब गलतियाँ की थी जो मुझे को भी बाद में पता नहीं थी. मतलब अगर मानो कि मेरा प्रीलिम्स निकलता था लेकिन मैं मेंस के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करता था, बस पढ़ाई करने का
प्री निकालने का और मेंस फेल करने का। तो उसके बाद जाके मैंने देखा नहीं भाई कहीं तो भूल हो रही है, अपने को ऐसा गाइडेंस चाहिए जो भाई आपको साथ लेके चले, अपने को गाइड देके बोले कि भाई तू ये मिस्टेक कर रहा है, ऐसे तुझे आगे चलने का है, ये मिस्टेक तेरे को ठीक करने का, अगर ये ठीक नहीं किया तो भाई तू कितना भी पढ़ाई कर ले, तू जहाँ है वहीं पे रुकेगा। अच्छा, ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी शुरू हुई एंड देन आप आके एचओसी कम्युनिटी में रुक गए फाइनली। वो तो एक बात हो गई, ठीक है। वेल, प्रिपरेशन के दरमियान यार नरेंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए अभी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या लगती है प्रिपरेशन में एक स्टूडेंट के लिए? जैसे कोई एज अ फ्रेशर है या कोई एक्सपीरियंस स्टूडेंट है जो 2-3 साल से बेचारा लाइक प्रिपरेशन ही कर रहा है, जैसे आपने भी किया था, जैसे आप भी फंसे थे, तो यार देन सबसे ऐसे हुक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या लगते हैं? भाई देखो, एग्जाम में तो सबसे बढ़िया लगता है कि अपने को कोई तो अच्छा गाइडेंस करना चाहिए उसके रिलेटेड, कि अगर हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि कैसे हम जब बचपन में गलती करते तो माँ बाप डांटे थे, लेकिन इधर गलती करके कोई तो डांटने वाला चाहिए। अगर डांटेगा नहीं तो आपकी पढ़ाई कभी होगी नहीं, और अगर आप गलती भी करेंगे तो भी आपको कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको कभी ना कोई एक मेंटर की ऐसी जरूरत होती है जो आपको अगर गलती करने पर भी आपको बोल सके भाई अगर एक गलती तू सुधरेगा तो तू ही आगे बढ़ेगा। ओके, ये एक गाइडेंस हो गया। इसके अलावा आगे अभी इसके अलावा आपको एक रोड मैप भी बनाना जरूरी होता है कि आपको पढ़ाई एग्जैक्टली करनी कैसी है, क्योंकि हम तो एक फ्लो में तो चालू कर देते भाई दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, आई विल हैंडल दिस, लेकिन आपको उसके अलावा भी कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं। जैसे कि प्री में खाली आपको 3 सब्जेक्ट है, आप तो क्रैक कर लेंगे, लेकिन जब मेंस में आपको एडिशनल 2 सब्जेक्ट आते हैं तो उसकी पढ़ाई आपको कभी नहीं रहती है। आप तब जाके मेंस के 10 या 15 दिन पहले आप जाग जाते नहीं भाई मेरा ये पेंडिंग है, मेरे को ऐसा करना है। और तब क्या होता है कि आप तब से सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप जो पढ़ाई पहले प्रीलिम्स करते हो वो तब कम हो जाती है और आप अदर सब्जेक्ट पे ध्यान देते हो, जैसे कि जीके में हो, कंप्यूटर पे हो, या फिर आपका इंग्लिश भी हो, तो आप तब उस पे जाके फोकस करते हो। और होता क्या है कि आपको जो अच्छा सब्जेक्ट रहता है उसमें भी आप कम मार्क्स लाते हो, जो अदर किया है उसमें भी थोड़ा मार्क्स कम आ जाते हैं। इसकी वजह से जो आपको प्रॉपर रोड मैप रहता है वो उधर आपको कभी फॉलो नहीं होता है उधर। ओके, एग्जैक्टली। इसका मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज नरेंद्र ने ये चीज टच की है कि यार सबसे पहले देखो यार, आज तो हर जगह आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, हर जगह क्लासेस मिल जाएंगे, ऑनलाइन हो जाए, ऑफलाइन हो जाए, मेरा हो जाए, किसी का भी हो जाए, ऐसा कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं है जो बुरा है। सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अरे बहुत बढ़िया पढ़ाते। तो पहली चीज तो भैया जहां से आप सीख रहे हो उनका रिस्पेक्ट करो। दूसरी चीज, प्रिपरेशन में जो नरेंद्र ने एक चीज टच की है वो कहीं ना कहीं मेरे भी जर्नी में भी वैसी हाल हुआ था कि इनिशियली इवन आई स्टार्टेड, मैंने भी काफी स्ट्रगल किया है कि यानी एक पॉइंट पे आके ना इंसान रुक सा जाता है। जर्नी की शुरुआत तो कर देता है, कैसे भी जुगाड़ पानी करके 2-4 यूट्यूब के चैनल फॉलो कर दिया, कैसे भैया मैंने पीडीएफ अपना जमा के काम पानी शुरू कर देते हैं अपन, इधर उधर से टेस्ट सीरीज वगैरह देते, लेकिन एक पॉइंट आता है यार आगे धक्का ही नहीं मिलता, करूँ तो करूँ क्या। जैसे आपको भी एक हुक आया था कि यार ये वेबिनार तो एक बार अटेंड करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो यू नो व्हाट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज रोड मैप। आपके प्रिपरेशन में रोड मैप और सिस्टम होना ही चाहिए, ये पॉइंट दिमाग में रखना। और रोड मैप और सिस्टम को ड्राइव करवाने वाला गाइडेंस चाहिए। इसका मतलब जो आपसे काम करवा के ले, जो आपको कदम कदम पे ये बोले बच्चा इसमें रुक जा, ये पहले कर ले, देन ये कर ले, देन इसके अकॉर्डिंग इसको अप्रोच करना। जैसे आपको याद होगा कि आप बीच बीच में हमेशा मुझे कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते थे कि हाँ स्वप्निल सर अभी ऐसा कर रहा हूं तो इसमें और कुछ चेंजेस करना है क्या, लाइकवाइज। तो यही चीजें ना यार प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। नाउ मैं अगर ये पूछना चाहूं कि अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं देखने वाले, वो बेचारे फ्रेशर भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, तो एक फ्रेशर स्टूडेंट ने सबसे पहले क्या करना चाहिए? कि काफी सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज होते हैं कि यार मुझे समझ भी नहीं आ रहा है प्रिपरेशन कैसा स्टार्ट करूं, क्या करूं क्या नहीं। फिर वो बेचारे कहीं से यूट्यूब जैसे अपन ने भी पूरा इंग्लिश पढ़ा के रखा है यूट्यूब के ऊपर, या कोई मैथ्स पढ़ा के रखा होगा, किसी ने रीजनिंग, या कोई बेचारा कहीं से भी फॉलो करता होगा। तो जनरली मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट के मिस्टेक में कि वो इनिशियली कैसी भी जर्नी शुरू कर देते हैं। तो एज अ फ्रेशर को आप एकदम सही गाइड क्या करना चाहोगे? पहले तो मुझे यह जानना है कि एज अ फ्रेशर आपने क्या मिस्टेक किए थे, एंड देन ये मिस्टेक इन स्टूडेंट ने नहीं करने चाहिए।
अभी जैसे मैंने पहले बताया, मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो 2018 में चालू हुआ था। लेकिन मेरे गलती ऐसे होती थी कि मैं खाली सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई करता था, क्योंकि वो इजी रहता था और मैं इजी, किसी को भी इजी करना अच्छा ही लगेगा। तो और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था काउंटर रीजनिंग। बस 5 मिनट का काम था, पजल सॉल्व करो, सिंप्लीफिकेशन करो, बस। लेकिन थोड़ा पढ़ाई करने का अगर हार्ड कुछ क्वेश्चन हो तो कभी मैं देखता ही नहीं था। मैं बोलता चल जाने, हार्ड है तो अपन बाद में देख लेंगे। तो इससे वजह से क्या होता है कि मेरा खाली सिर्फ प्रीलिम्स निकल जाता, मेंस में हर बार मैं फेल हो जाता था। मैं 1 नहीं 2 बार नहीं, कंटिन्यू 3 से 4 बार 4 साल तक मेंस में फेल हूँ। मतलब आप तब से देखोगे मेरा SBI भी है, IBPS भी, प्रीलिम्स इजीली से निकलता था, लेकिन मेंस में हर बार एक तो इधर ओवरऑल कट ऑफ में फेल होता हूँ या फिर कोई सेक्शनल में मेरी मार्क आ जाता हूँ। मतलब हर ऐसे कोई ना कोई इश्यू रहता है। लेकिन तब मैंने एक थोड़ा सा खुद में ऑब्जर्व किया कि भाई कहीं तो कुछ तो गड़बड़ मैं कर रहा हूँ, या फिर मुझे ऐसा कोई तरह जो गाइडेंस चाहिए जो भाई मेरे को मेरी गलती याद करके दे कि भाई अगर ये गलती अगर तू सुधारेगा ना भाई, जहाँ से तू स्टक है अभी भी वहां से तू डेफिनेटली आगे जाएगा। मतलब तू उस रोड पे ऑलरेडी है, बस तू रुका है अभी। क्यों? क्योंकि तेरी गलती की वजह से तू अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जिसमें से मेरा सब्जेक्ट था कि भाई अंग्रेजी में तो अभी भी मेरे को भी ठीक से याद नहीं कि मैं पढ़ाई क्या करता हूँ। लेकिन फिर भी मतलब जैसे मैं पढ़ाई के लिए लेने बैठूँ ना भाई, मेरे को अभी भी नींद आती है। लेकिन भाई हाँ, मेरे को पता था कि भाई मैं कौन रीजनिंग अच्छे कर पाऊंगा, क्योंकि पहले से आदत थी। जैसे मेरी बात है कि मेरे को कॉम्पिटिशन एग्जाम देने के अच्छा लगता था, मैं पहले से भी देता था। तो वो सब्जेक्ट कैसे फेवरेट थी भाई, कभी भी दे दो, फिर कभी भी सब्जेक्ट के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन अंग्रेजी कैसा था भाई, वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। लेकिन बाद में जैसे भाई मैंने HOC ज्वाइन किया, तब मेरे को पता चला कभी मेरी गलती क्या है, मैं कौन सी गलती को कैसे सॉल्यूशन दे पाऊंगा और कैसे सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। तब जाके मैंने आज ये सिलेक्शन ले पाया हूँ। नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये जो फ्रेशर व्यूअर है तो इन्होंने क्या करना चाहिए। तो आपके मिस्टेक्स हो गए एंड देन उसको ओवरकम किया आपने HOC के अंदर ज्वाइन करने के बाद कि ये करना है। इन फ्रेशर ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अभी सबसे पहले तो आप एक बार जरूर ये ऑब्जर्व करके देखो कि भाई आप कहाँ पे अभी स्टक हो। मतलब पढ़ाई तो आपने चालू कर दी है, आपको हर जगह पे प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ अवेलेबल है। लाइक यूट्यूब है, अदर सारे आपके टेक्स एग्जाम है, लाइक अड्डा है वगैरह करके हम बहुत सारे हैं। इसके अलावा आपको कोई ना कोई ऑफलाइन क्लासेस भी मिल जाएंगे। लेकिन आप ऑब्जर्व जरूर करना कि आप स्टक कहाँ पे हो। मतलब कौन सा ऐसा रीजन की जिसको से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर आप है काबिल लेकिन उस काबिल तब का आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो एक बार आप अपना ये जरूर ऑब्जर्व करें कि स्टक कहाँ पे। अगर एक बार आपने कर लिया तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे, फिर वो सब्जेक्ट में हो, टॉपिक में हो, या फिर गाइडेंस रिलेटेड भी क्यों ना हो। लेकिन मैं अगेन ये पूछना चाहता हूँ कि चलो ये तो प्रिपरेशन लोगों ने शुरू कर दिया, 2-3 महीने की बात हो गई। जिनका 2-3 महीने हो चुका है तो आपने उनके बारे में बताया कि कहाँ पे स्टक हो, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लो। मैं बोलता हूँ आज ऐसा व्यूअर देख रहा है जो वो देखने के लिए आया कि यार मेरे को नरेंद्र सर ने बता देंगे कि यार नरेंद्र सर ऐसे बता देंगे कि भाई तू गलती मत कर यार, तू कुछ भी गलतियां मत करो, तुम ऐसी करो। तो मैं चाहता हूं कि फ्रेशर को वो डायरेक्ट मैसेज आपका क्या रहेगा? जैसे आज मुझे प्रिपरेशन शुरू करना है आपका ये वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले तो आपको है ना खुद को उसमें झोंक देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। क्योंकि अगर आपने एक बार अगर ठान लिया है मुझे एज अ बैंकर बनना है, तो आपको उसके लिए स्टार्ट करना पढ़ेगा। एक अच्छा गाइडेंस देखो, एक अच्छा मेंटर देखो और पढ़ाई स्टार्टअप कर दो। हाँ, बस लेकिन जिससे पढ़ाई करोगे, जहाँ से पढ़ाई करो, उसकी बस एक रिस्पेक्ट करो पढ़ाई के लिए। क्योंकि अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो आपको आगे लेके जाएगा। फिर वो आपका अगर गाइडेंस भी रहेगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि भाई अगर हमने एक सवाल पूछा, उनको आंसर नहीं आता है, तो हम वो बोलते भाई इसको कुछ आता नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं, आप एक बार इसका रिस्पेक्ट करो, डेफिनेटली वो भी आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे लेके जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट कि एज अ फ्रेशर भैया यू नीड टू लर्न अंडर द गाइडेंस। यस। तो ये जो एज अ फ्रेशर हमारे दिमाग में जो चीजें आती है कि यार जैसा मैंने तो वैसा गलती नहीं किया था, शायद आपने भी वैसे किया था कि इधर उधर से कुछ भी, लेकिन एज अ फ्रेशर हमारे दिमाग में आता है कि आज हम कपड़े खरीदने जाएंगे तो भैया हमको पता है कि लाइक इसको जितने रुपए है उसका या तो 50 कम करेंगे, 100 कम करेंगे, अपने हिसाब से डिस्काउंट देगा, लेकिन जेब से कुछ ना कुछ निकलवाएगा पक्का। यस। ठीक है। और उस चीज की वैल्यू घर में लेके जाने के बाद आधे से कम हो जाती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो उसके लिए पैसे लगते हैं, चाहे मान लो बुक्स खरीदने के लिए, चाहे मान लो टेस्ट सीरीज लगाने के लिए, या लाइब्रेरी लगाने के लिए, या प्रोग्राम लगाने के लिए, वहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट रुक जाते हैं।
तो इस सब चक्कर में मैक्सिमम स्टूडेंट जो मुझे क्या दिखता है कि कहीं से भी, बिकॉज मटेरियल हर जगह है, yes. तो कहीं से भी बेचारे अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो आपके हिसाब से मैं तो बताता ही हूँ एज अ ट्रेनर, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है? बिकॉज आप अभी अभी प्रिपरेशन करके भैया अभी तो फाइनल हो गया, ठीक है, अभी तो बस डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन करना है, छुट्टी। तो फ्रेशर ने पहला स्टेप गाइडेंस का लेना चाहिए या फिर दे अगेन नीड टू स्टार्ट फॉर फ्यू मंथ्स और 2-4 महीने और 1 साल में ट्राई करके देखता हूं, या ऐसा कुछ, या उन्होंने सीधा गाइडेंस के अंदर उतरना चाहिए? भाई मैं तो यही आपको प्रेफर करूँगा कि आप एक गाइडेंस के साथ ही उतरो, क्योंकि अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है। अगर किसी गाइडेंस के साथ नहीं उतरोगे तो आपका अदर जो भी कॉम्पिटिटर है वो आपको निचोड़ के आगे चला जाएगा। क्योंकि जब हमने चालू किया था तब इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन जब आगे बढ़ा 2022-23 में इतने सारे कंपटीशन बढ़ गए, वैकेंसी कम थी लेकिन कंपटीशन इतना सारा बढ़ गया था, तब मुझे जाके फायदा हुआ स्वप्निल सर का, जो कि मुझे उन्होंने गाइडेंस किया था। तब मैंने ना ही कभी लाइब्रेरी ज्वाइन किया, ना ही कोई ये पढ़ाई किया, बस उनको एक फॉलो करते गया, बस उनसे हर टाइम के लिए सजेशन लेते गया, और जहाँ जहाँ मेरे को गलती हुई वहाँ से उनको गलती का सोल्यूशन लेके आज आगे बढ़ के प्रॉपर मैंने सिलेक्शन लिया इसमें। ऑलराइट नरेंद्र, मेरा इसके बीच में क्वेश्चन आ रहा है कि काफी सारे स्टूडेंट हमने देखे कि आपने भी बोला कि इनिशियली आई वाज ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है, एंड देन मेरा प्रीलिम निकल जाता था तो 10-15 दिन में यू ट्राई टू मेक अप द मेंस, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं खाली प्रीलिम का पढ़ाई, ये उनका सही है या उनको प्रिपरेशन पूरा का पूरा लेके चलना चाहिए? अगर फोकस किया कि भाई मुझे बैंकर बनना है, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट में आप एंडिंग में देखो कि आपको एंड तक क्या क्या करना है। अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देखो कि भाई मेरे को बस प्रीलिम्स निकलना है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद भी आपके कुछ स्टेप है, लाइक मेंस है, इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू तक जाने के लिए जो भी पढ़ाई करनी है वो आपको पहले करनी है। अगर आप पहले से सारी चीज के तैयार होंगे तो आप डेफिनेटली जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, वहां तक आप पहुंच पाएंगे। इसके लिए मैं इन्हें बोलूंगा कि आप खाली प्रीलिम्स देखो, आप मेंस के लिए भी तैयारी रखो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि प्रीलिम्स होने के बाद मेंस के लिए आपको इतना टाइम नहीं मिलता जितना आप दे पाओगे। तो आप पहले से ऐसा तैयारी रखो कि आप अगर मेंस मतलब भाई मैंने प्रीलिम्स दिला, आपको अगर उधर श्योर हो भाई मेरा निकलने वाला, आप तभी से भी स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन मैं तो यही आपको राय दूंगा कि आप पहले से ही अगर शुरुआत करोगे भाई मेंस के लिए, भाई मेरे को मेंस निकलना है, अगर ये टारगेट लेकर तो आपका प्रीलिम्स ऐसा निकलेगा आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। awesome. और एक भ्रम स्टूडेंट का रहता है, अरे नरेंद्र सर आपकी बात तो बराबर है यार, स्वप्निल सर आपको तो बारे में हम बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन यार हमारा आज तक प्रीलिम ही नहीं निकला तो मेंस क्यों शुरू करें? तो यार मैं तो व्यूअर को बता दूंगा, लेकिन आप जानते हो कि भाई साहब नरेंद्र भाई साहब भी ऐसे है, या कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो पीओ बन चुके आरआरबी, लेकिन कोई ऐसे एग्जामिनेशंस है 2023 के जिसके प्रीलिम भी फेल है ना? तो ये ऐसा जरूरी है क्या कि भैया जब तक मेरा प्रीलिम नहीं निकलता तब तक मुझे मेंस का प्रिपरेशन शुरू नहीं करना चाहिए, या भैया मुझे डायरेक्ट पूरा एंटायर प्रिपरेशन को साथ में लेके चलना है, जो प्रीलिम मेरा नसीब हो जाएगा उसके मेंस के लिए मैं तैयार रहूं? इसमें तो मतलब यही गलती मैंने पहले की थी कि मैं खाली सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करता था। अच्छा। लेकिन जब सर के साथ जुड़ा, अपने कमेटी के साथ जुड़ा, सर ने ऐसे मेरे को रोड मैप बताया कि भाई तू अगर मेंस का लेके चलेगा तो निकलेगा। भाई मैंने सोचा मैं मेंस क्यों लिखूं, मेरे को तो इंटरव्यू निकलना है, क्योंकि पीओ के लिए आपको इंटरव्यू क्रैक करना जरूरी है। मैंने बोला नहीं, मेरे को इंटरव्यू क्रैक करना है, लेकिन इंटरव्यू तक जाने के लिए मुझे कौन से स्टेप फॉलो करने? भाई सबसे पहले प्री और मेंस, प्रीलिम की दिक्कत तो नहीं, मेंस तो निकलना। मेंस के लिए एडिशनल क्या है भाई? जीके, कंप्यूटर। भाई इसके तो साइड बाय साइड तो पढ़ाई करेंगे, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? क्वांट रीजनिंग। भाई इस पे ही मैंने फोकस किया, सर से राय लिया, जीके कैसे करना है, या फिर कंप्यूटर में क्या क्या मेरे को एडिशनल देखना पड़ेगा, या फिर मेरे अंग्रेजी में आगे कैसे बढ़ना है, वो सारे फॉलो करके मैंने सीधा टारगेट किया इंटरव्यू का। इंटरव्यू के अच्छे होने तक भाई मेरा प्रीलिम्स कब निकला, मेंस कब निकला, मेरे को भी पता नहीं चला। और जब मैं इंटरव्यू के मतलब पहली बार देखा, मतलब मेरे को भी नहीं था कि मेरा निकलेगा, क्योंकि मेरा तो 3 साल से कभी मेंस ही नहीं निकला। मैंने इस बार भी पूरा होप छोड़ दिया था कि चलो जाने दो, अभी तो क्या हर बार की तरह इस बार भी अपने को कुछ ना कुछ ही मिलेगा कि भाई बोल देंगे रिजल्ट देखने के बाद थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, ऐसे से कुछ तो दिख देंगे। लेकिन तब मैं गाड़ी पे था, ड्राइविंग पे ही था, मतलब मेरे दोस्त ने बताया रिजल्ट लगा। मैंने जैसे देखा भाई मैं खुद शॉक था। मैंने उसी टाइम सर को शाम को 7:30 बजे कॉल किया, इवन सर को भी पता नहीं था कि रिजल्ट लगने वाला था। सर भी बोले भाई रिजल्ट लग गया? मैंने बोला हाँ सर रिजल्ट लग गया, लेकिन जैसे आपने मुझे बोला था भाई ये टारगेट करो, तो सर मैंने इंटरव्यू का टारगेट रखा, मेरा प्री निकला, मेंस निकला, अभी इंटरव्यू क्रैक करना है मुझे। बस आप फिर से एक बार अभी गाइडेंस कर दो आखिरी का, मतलब मेरा जो मींस टारगेट है बैंकिंग होने का वो पूरा हो जाएगा। ओके ऑसम। वेल
काफी दिन लाइक आपने भी बिताए लाइक नरेंद्र प्रिपरेशन में गलतियां करके, काफी ज्यादा टाइम आपने प्रीलिम के ऊपर स्पेंड कर दिया था। यहाँ पे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे सीनियर्स भी हैं, जो शायद आपके जैसे मिस्टेक किए हुए, ये मिस्टेक हर कोई करता है, शायद ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं यार जो बड़े स्मार्ट तरीके से अंडर द गाइडेंस स्टार्टिंग से चले जाते हैं, अच्छा गाइडेंस उसको मिलना शुरू हो जाता है, हाथ पकड़ के लेने वाला, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं ऐसे मेरे कुछ सीनियर्स हैं, और चाहे हो ना हो, एचओसी कम्युनिटी के तो सीनियर्स देख रहे, और भैया 70% तो स्टूडेंट लोग आपको जानते भी होंगे, रिजल्ट फाइनल किए, तो जितने भी अपने कम्युनिटी से आरआरबी पीओ अभी तक बने हुए इस साल, तो मुझे ये बताना है कि एज अ सीनियर ने क्या करना चाहिए जो बेचारे इस साल और फेल है। सो आपके हिसाब से उन्होंने क्या करना चाहिए अभी? भाई मैं तो एक ही बोलूंगा भाई, एक अपना जिंदगी का स्लोगन रखो भाई, नेवर गिव अप। कितनी भी बार आप हारो, गिरो, जो भी हो, आपको बस ये नहीं मतलब रुकना नहीं है कि भाई मैं फेल हो गया, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, या फिर भाई मेरा प्रीलिम से नहीं निकला तो मैं मेंस की तैयारी क्यों करूं। भाई ऐसा नहीं, अगर गोल बड़ा होगा तो कठिनाई भी उतनी बड़ी होगी आपकी, और कठिनाई बड़ी होंगी वो मुश्किल भी उतनी भी बड़ी होंगी, और जब तक आप मुश्किलों का हल नहीं ढूंढोगे आपको कोई भी इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें बेटर तो आपको वही होगा कि अच्छा से अच्छा एक मेंटर देख लो जो कि आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाए उसमें। अच्छा, यानी सीनियर के लिए भी हम यही चाहते कि अगर फंसे होंगे भैया तो निकलने के रास्ते के लिए भैया गाइडेंस ढूंढो। लेकिन मैं मानता हूँ, चलो और इसको थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, मैं मानता हूँ उनके पास गाइडेंस है, और उनके पास बहुत बढ़िया गाइडेंस है जो उनको सपोर्ट भी कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। जो आपने मोरल डाउन वाली एक बात करी कि यार अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो, चलो ये भी मेरे अंदर जिंदा है, मैं ये भी कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सब्जेक्ट ओरिएंटेड या रोड मैप ओरिएंटेड आप अगर उनको स्ट्रैटेजी शेयर कर पाओ तो। स्ट्रैटेजी तो सबकी खुद की रहती है, मेरी स्ट्रैटेजी अलग थी कि जिसमें से भाई मैं अपना टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज चलता था। भाई मेरा सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक स्लोगन रखो नेवर गिव अप, तो भाई नेवर गिव अप तो करना ही नहीं अपने को कभी, लेकिन जो अपना सब्जेक्ट फेवरेट है उसको हमको कैसे अपने को आगे लेके जाएगा वो देखो। जैसे कि मैं हमेशा से मेरा रीजनिंग का अकाउंट पहले से फेवरेट है, अभी भी फेवरेट हुए, तो मैं वही देखता कि भाई ये जो सब्जेक्ट है इसमें और मैं ज्यादा मार्क कैसे ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे को हार्डली वहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे को 3 या 4 मार्क कम आते थे, और उसी 3 और 4 मार्क की वजह से मेरा कभी ना कभी एक तरह ओवरऑल का मार्क्स कम आते थे, तो मैंने वो बढ़ाने के लिए देखा। इसके अलावा मैंने सोचा भाई चलो अब अगर ये दोनों भी सब्जेक्ट है तो अगर बाई चांस इसमें से अगर किसी ने मेरे को धोखा दे दिया, मतलब थोड़ा टफ लेवल आ गया, तो मैं क्या करूँ। मैंने सोचा नहीं भाई इस बार तो थोड़ा अलग तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस रोड मैप से अगर 2 साल से चल रहा हूँ और मैं फेल हो रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा कोई तो गलत है। तो पिछले साल मैंने थोड़ा एडिशनल किया, उसमें मैंने इंग्लिश का पढ़ाई स्टार्टअप किया। जैसे कि अपना कम्युनिटी में पढ़ाया जाता है कि वहाँ पर एक आर्टिकल लिखो या अपना इंग्लिश पेपर में देखो, उस पर पढ़ाई करो, उसमें क्या क्या आपके मिस्टेक्स है, यहाँ पर जैसे कि आपको कुछ ग्रामर आता आप आर्टिकल पढ़ के देखो। तो मैंने वो स्टार्टअप किया। मेरे को अभी भी इतना अंग्रेजी नहीं आता है, लेकिन भाई मैंने उसमें से भी एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढा कि भाई उसमें से मेरा टॉपिक कौन सा अच्छा लगता है, जैसे कि भाई पैरा जंबल हो, वर्ड रिप्लेसमेंट हो, भाई ये मेरे को तो मार्क देके ही जाएगा, ये मेरे को पता है। आरसी 10 मार्क आता है, भाई मेरे को उधर कुछ ना कुछ तो 4-5 मार्क देके जाएगा। चलो मतलब हर बार मैं जहाँ कम मार्क लाता हूँ ये भाई ये मार्क मेरे को बढ़ा देगा। इसके अलावा मैं हर बार जीके में मार्क्स कम है, भाई नहीं इस बार अगर जीके नहीं करूंगा तो एक ऐसा बंदा ही है या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट भाई अगर इसने लेके गया ना भाई आपको ऐसे मार्क्स पे लेके जाएंगे, आपको इंटरव्यू इजीली क्रैक होने के बाद भी आपको अच्छी तरह से मार्क्स देगा। और अगर ये नहीं किया तो आपको कुछ नहीं है। और कंप्यूटर तो आप जिनको अगर आप ऑपरेटिंग भी देखते हो कंप्यूटर का, वो भी इजीली आप क्रैक कर पाओगे। ओके ऑसम। तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ा डीप डाउन उतरूं इसमें, तो दे नीड टू फोकस अपॉन द, अगर कोई सब्जेक्ट डाउन भी है हमारा, तो जो डाउन वाले सब्जेक्ट है पहले तो भैया उससे डरो नहीं, उसका सामना करने के लिए उतर जाओ, जहां से आप गाइडेंस ले रहे हो वहां से गाइडेंस के अंदर उतर जाओ, एंड देन उसके अंदर भी टॉपिक्स है, तो उन टॉपिक के अंदर में से आप देखो कि आप उसमें से जो बोलते रहते हो हमेशा कि मुझे इंग्लिश नहीं बनता, लेकिन भैया इंग्लिश के अंदर जो 3 से 4 या 7-8 टॉपिक्स कॉमन आते हैं, तो भैया उसमें से ऐसे कौन से हैं जो मुझे मार्क देके जा सकते हैं। और द सेम फंडा लागू फॉर द मैथ्स एज वेल एंड फॉर द रीजनिंग एज वेल। तो वो एक चीजें आप डीप डाउन शुरू कर सकते हो, ठीक है। और मैं अभी इसमें मुझे एक अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है कि यार मार्क्स का इंपॉर्टेंस कितना है? भाई ये तो आपका मैं तो बोलूँगा हर एग्जाम में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि आप हर एग्जाम देते हो, इससे पहले आप कोई भी एग्जाम हो लाइफ में, आप उससे पहले कोई ना कोई प्रिपरेशन देखते हो। अगर आप मॉक्स नहीं दोगे तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा भाई पैटर्न क्या है आपका। मतलब जो आपने पढ़ाई की वो आप सीधा उधर जाके एप्लीकेबल तो नहीं करोगे ना, उससे पहले कहीं ना कहीं आपको तो उसकी तैयारी देखनी पड़ेगी भाई। अभी तक जितना मैं प्रिपेयर हूँ उसका मेरे को कितना आ रहा है या कितना मैं कर पाया हूँ। तो अगर आप मॉक्स नहीं दोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा भाई मैं कहाँ तक अभी तक प्रिपेयर हूँ। मतलब कभी कभी मॉक्स आपको ऐसे नए टॉपिक्स ऐसे क्वेश्चन दिखाता है भाई जो आपने कभी अभी तक देखी भी नहीं। लाइक बहुत बार कैसा होता है कि आप सिंगल टॉपिक पे जाते हो और जो क्वेश्चन आते हो 2 टॉपिक्स में मिला के आपको आता है। तो आपको वो तब पता चलता है कि भाई मॉक्स अगर मैं दूंगा तो मेरे को ये पता चल जाए कि भाई मेरी अभी तक तो लेवल क्या है, क्योंकि जो मैक्स है उससे तो कई लेवल तो बेटर ही अपना एग्जाम आता है। तो जब तक आप मॉक नहीं दोगे भाई तब तक आपको एग्जाम में कोई आएगा नहीं। Okay, awesome. Well, mock में भी I have seen one pattern, नरेंद्र, की मैक्सिमम स्टूडेंट ना खाली प्रीलिम के मॉक्स देते रहते, मेंस के मॉक्स देने से डरते रहते। आपका भी वही हाल था बिफोर जंप इनटू द एचओसी कम्युनिटी। लेकिन आपने देखा ही है कि स्टडी मॉक का रोड मैप ही ये बोलता है कि एवरी सिंगल डे बच्चा आपको विदाउट थिंकिंग टू मच प्रीलिम और मेंस के मॉक्स देना है। ठीक है, चाहे सेक्शनल देना है, फुल लेंथ देना है, अपना तो आपको पता है 180 प्लस मिनट का कंटिन्यू रोड मैप आता है पेपर का, वो लाइव सिस्टम का। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यार मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो अभी आपको पता ही है कि काफी सारे 50% तो ऐसे एडमिशन एचओसी कम्युनिटी के अंदर होते हैं जो बेचारे 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें मैं पैटर्न भी ऐसा नजर आता है गाइस मुझे कि यार मैं प्रीलिम निकाल लूंगा या प्रीलिम के पेपर देते रहते हैं, मेंस के नाम से ज्यादातर वो स्टूडेंट क्लासेस करते रहते या फिर क्विजेस सॉल्व करते या ज्यादा से ज्यादा कभी बीच में सेक्शनल्स देंगे। या बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना भी है, बहुत सारे लाइक यूट्यूबर्स का या इन्फ्लुएंसर्स का जो बेचारे वो स्टूडेंट्स फॉलो करते होंगे, उनका ऐसा कहना है कि हफ्ते में एक आधी या 2 प्रीलिम दिया करो या हफ्ते में एक आधी मेंस दो या फिलहाल मेंस से दूर रहो। तो ये कितना पर सही है, बिकॉज आप तो वो सिस्टम से अभी ड्राइव हो चुके हो। और दूसरा जो एचओसी कम्युनिटी पूरा उल्टा करती है कि 21 दिन के बाद लड़कों को फ्रेशर रोड मैप के टेस्ट सीरीज के अंदर उतार देती है जो उन्होंने 21 दिन में पढ़ाई की है। 51 डेज के बाद उनको 50 दिन के अंदर उनको प्रीलिम के अंदर उतार देती है छोटा छोटा, एंड देन भैया 70 से 80 दिन के अंदर उनको मेंस के सेक्शनल के अंदर उतार देती है और 90 दिन के अंदर उनको मेंस के अंदर लेके भाग जाती है। और दूसरा फंडा एचओसी ऐसी फॉलो करती है जो आपको पता ही है कि मंडे टू सैटरडे नॉन स्टॉप पेपर, और हम हमेशा बोलते हैं कि संडे इज एनालिसिस डे। तो क्या ये पैटर्न बुरा है या फिर आपको हफ्ते में एक आधी पेपर एंड लाइकवाइज ऐसा देना चाहिए? अगर आप मानते हो कि अगर वो वाला सही है या फिर अगर आप मानते हो एचओसी वाला सही है, तो फिर ये क्यों सही है, वो क्यों गलत है, या वो क्यों सही है, ये क्यों गलत है? भाई इसमें तो मैं एक ही ऑनेस्टली जवाब दूंगा भाई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे भाई उतना आप परफेक्ट बनते जाओगे। अच्छा। जो पैटर्न फॉलो करना है आप कर सकते हो, लेकिन कैसा है कि अगर मैं एक आपको मेरा एनालिसिस बताऊं कि अगर आप प्रीलिम्स देखोगे तो हार्डली 1 आवर्स का पेपर रहता है, तो हम 1 आवर के लिए ऐसे भी बैठ पाते हो, या मतलब हम सोचते भाई 1 घंटा कोई दिक्कत बात नहीं, ऐसे में एग्जाम दे दूंगा। लेकिन जब आपका टाइम आता है कि आपका प्रीलिम्स निकलता है, सडनली आपका मेंस का टाइम आता है, मेंस का जो पेपर रहता है 3 घंटे का, तब आप बैठ नहीं पाते हो क्योंकि आपको कभी आदत नहीं रहती है। चलो, सेकंड थिंग ये रहता है कि आप जब पेपर देने बैठेंगे, जैसा कि प्रीलिम्स देखोगे एक सेक्शन रहता है 20 मार्क का, तो आप 20 मिनट का, तो आप 20 मिनट में अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब उधर का सेक्शन रहता है तो कोई सेक्शन 30 मिनट है, कोई 40 है, तो तब हम जाके देखते भाई अभी ये अपना टाइम लेने वाला है, अपन इधर अभी बोर हो जाएंगे, ऐसा वैसा। तो आपने उसका रीजन ऐसा है कि आपने कभी प्रैक्टिस ही किया नहीं ना मेंस का, या फिर मेंस के लिए जितना टाइम लगता है आपने कभी इतना प्रैक्टिस नहीं किया है। तो आप बेटर इसके पहले से अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस देखो, मेंस की प्रैक्टिस करो। मतलब उसके लिए करीबन 3 घंटे आपको बैठना पड़ता है, सारे आप एनालिसिस देखो। एनालिसिस तो आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है इसमें। जैसे कि अगर आप एग्जाम देते हो कि जैसे कि मान लो कि भाई मेरा सिंप्लीफिकेशन इजी आता है, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, मेरे को फजल आ रही है। अभी आपने मानो 35 आउट ऑफ तो प्रीलिम्स का तो देख लिया, 35 आपको मिल रहे भाई 33 मार्क्स, तो मेरे को 2 मार्क्स गए का। तो आपको देखने की क्यूरियोसिटी जागरूक होनी चाहिए कि भाई मेरे 2 मार्क गए का, क्योंकि मेरे तो एक्यूरेसी तो मार ली, तो आप तो देखने पाई हाँ भाई नहीं मेरा ये गलत होगा, लेकिन गलत क्यों होगा वो आपको देखना चाहिए। मतलब एनालिसिस तो जरूर करना चाहिए कि हाँ भाई कहीं ना कहीं गलत होता है, क्योंकि क्या होता है हमको लगता है हमने बहुत अच्छा या बहुत इजीली कर लिया, लेकिन वही एक प्रॉब्लम रहती है कि हम इजीली करते करते कब गलत कर देते खुद को भी पता नहीं चलता है।
तो बेटर कि आप जब एग्जाम दोगे तो एनालिसिस तक तो आप सेम डे में करो, या फिर हफ्ते बाद मतलब पूरे हफ्ते जैसे HOC रोड मैप फॉलो करता है कि भाई मंडे टू सैटरडे आप एग्जाम दे दो और उसका एनालिसिस आप संडे को करो, तो वो भी आपके लिए है। लेकिन अगर आप एक हफ्ते के आप पूरे एक दिन में देखोगे तब आपको शायद थोड़ा बोर हो जाएंगे, या फिर आपको भी थोड़ा पढ़ने में समझ थोड़ा टाइम चला जाएगा। इससे बेटर कि आप सेम डे में देखो, सेम डे में एनालिसिस करके देखो, क्योंकि जिस दिन की आपकी गलती है आपको नेक्स्ट डे में इजी को पता चल जाती है, भाई मैंने कल ये गलती किया है, आज मेरे को ये क्लियर करवाना है। क्योंकि अगर आप वो सेम रिपीटेड अगर गलती करते जाओगे तो सेम गलती, क्योंकि क्या ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको दोबारा मौका देने वाला है फिर से देने को, लेकिन जो एग्जाम है वो आपको एक साल में ही मिलने वाला है, लाइक RRB का हो या फिर IPS को। अगर इधर आपको मौका नहीं मिला आपको सीधा नेक्स्ट ईयर में पढ़ना, मतलब आपका एक साल फिर से आगे पढ़ाई करनी है। तो बेटर है कि आप भाई एक रोड मैप देख लो, मेरे प्रीलिम्स क्या गलती उसका एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के बाद अगर मेरे को भाई कोई दिक्कत आ रहा है उसको उधर ही सॉल्यूशन ढूंढ लो, और वो ढूंढ को उधर उसकी गलती ना हो या मेंस एग्जाम में देख लो। ओके, इसका मतलब सीधा पॉइंट है कि जो मेरा क्वेश्चन ये था नरेंद्र की लाइक क्या स्टूडेंट ने एवरी सिंगल डे प्रीलिम और मेंस के कॉम्बिनेशन में मॉक्स देने चाहिए या नहीं? मैं तो कहूँगा डेफिनेटली देनी चाहिए, लेकिन चलो मानो भाई किसी को आदत नहीं रहती बैठने की, तो आप ऐसा करो कि स्टार्टिंग में पहले प्रीलिम्स दे दो। मतलब चलो आपको मैं इसमें और एक सजेस्ट करूँगा भाई, आपको मेंस तो 3 घंटे आप बैठ नहीं सकते ना, इससे अच्छा आपको प्रीलिम्स में इंटरेस्ट है ना, तो 2 दिन ऐसा करो कि भाई 1-1 घंटे के 3 प्रीलिम्स लगा लो, आपको अच्छे मार्क्स आते हैं ना, आपको इंटरेस्ट भी जागरूक रहता है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको इतना माइंडसेट नहीं लगाना पड़ता है, स्पीड ऑफ मैथ रहता है, आप इजीली कैलकुलेट करोगे। बस 2 दिन होने के बाद तीसरे दिन आप ऐसा समझो कि भाई जो 3 दिन 1-1 घंटे का आप लगा तो आज मैं मेंस का दूंगा, आज मैं देखता हूँ कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा क्या करना है, क्योंकि जब आप 3 घंटे का मेंस दोगे तब आपको पता चलेगा भाई इससे और इधर का बहुत सारा डिफरेंस है भाई, जो स्टडी का लेवल है वो बहुत इतना चेंजेस हो गया कि भाई मेरे को अभी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक आते हैं उधर की भाई हमने वो कभी देखे नहीं होते। ओके, ऑसम। इसका मतलब भैया कॉम्बिनेशंस में मॉक्स के अंदर तो डूब के रहना ही है, ठीक है। इसको अगर मैं और बेहतर आपको बना के बताना चाहूँ तो सिंपल सा एडवाइस माय डियर फ्रेंड, अगर कोई नया ऐसा स्टूडेंट ये इंटरव्यू देख रहा है जिसने कभी स्वप्निल सर के बारे में HOC कम्युनिटी के बारे में जाना ही नहीं है, मेरा सिंपल मंत्र है बॉस, 1 महीने के बाद एक दिन पढ़ाई नहीं करूंगे चलेगा, एक दिन पेपर ना देना पाप है। दूसरा, यहां से 70 से 80 या 90 दिन के बाद अगर आप प्रीलिम और मेंस के कॉम्बिनेशन में पेपर नहीं दोगे तो आप कंपटीशन से 50% तो भी दूर हो, मुझे ये सिंपल सीधा लगता है। तीसरी सिंपल बात, अगर आप करंट अफेयर को स्टार्टिंग से लेके नहीं चल रहे हो तो भी आप कंपटीशन से दूर हो, सीधी सिंपल बात। तो भैया आपके प्रिपरेशन में प्रीलिम्स, मेंस और स्पीड मैथ्स का जो अपन एक फ्रेशर न्यूमेरिकल एबिलिटी का डेली पेपर रहता है, इन सब चीज का तड़का आपके प्रिपरेशन में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब बात अगर नहीं समझ में आ रही ना बच्चा, तो यू आर वाचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो इन द chat box and let me in the comment below कि स्वप्निल सर, I'm facing these kind of challenges, accordingly me और नरेंद्र और some of HOC के सीनियर स्टूडेंट will give you reply पक्का, लेकिन दर्द में मत रहना, ठीक है। ये मेरा एडवाइस रहेगा। उसके बाद अगर मैं बोलूंगा कि लाइक नरेंद्र आपने जॉब के साथ ही पढ़ाई की है राइट लगभग, तो मुझे ये एक बड़ा चैलेंजिंग लगता है, बिकॉज मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, ठीक है। मैंने अभी ऐसी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अपने कम्युनिटी से इसके पहले भी 2 स्टूडेंट्स ऐसे लगे हुए हैं मेरे नजर में, आफ्टर द लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन के जमाने में 2 ऐसे स्टूडेंट लगे हुए जिन्होंने जॉब के साथ मैनेज करके किया है। एक स्टूडेंट था जो बेचारा नाइट में जॉब करता था, एंड देन ही क्रैक द एग्जामिनेशन, ही क्रैक SBI क्लर्क, ठीक है। और एक बंदा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा दूसरे का, एक आदित्य नाम था, उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया तो मुझे पता नहीं उतना उसके बारे में। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यार ये हाउ यू मैनेज दीज थिंग्स। अब रोड मैप तो स्वप्निल सर बताते कि यार आपका जॉब ये से ये टाइमिंग पे आए तो ये आप करो, ऐसा करो, लेकिन आपका कैसा मैनेजमेंट चलता था? भाई मेरा तो ऐसा था कि मेरा फैमिली इश्यू था और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, इसकी वजह से भाई मेरे को तो जॉब करना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके अलावा ना ही मैं कोई क्लासेस कर पाता, ना ही कोई टेस्ट सीरीज परचेस कर पाता। अच्छा। बाद में तो सर ने वो मतलब मेरे को तो टेस्ट सीरीज भी ऐसी फ्री में दी थी कि भाई चलो तू तो पढ़ रहा है भाई, चल मेरी ओर से मैं तेरे को दे देता हूँ, तेरे को जो करना है अभी करके ही दिखा, चल तू बोलता है भाई पढ़ाई की वजह से जॉब की दे देने पास, चल अभी दिखा करके दिखा। तो मैंने बोला अगर सर ने अपॉर्चुनिटी दिया तो भाई अभी सर को तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखा, तो भाई अगर सर ने दिया तो अभी इसको दिखा तो सर कि सर अभी इसका मैंने फायदा कैसे लिया है।
तो जैसे कि फैमिली इश्यूज मेरे को तो करना पड़ता था। मैंने स्टार्टिंग में देखा कि भाई मेरे को तो इतना टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं सेल्स फील्ड में, और बहुत सारे लोगों को पता है सेल्स फील्ड बोले तो एंटर टाइम ही फिक्स है, लेकिन एग्जिट टाइम किसी भी बैंक का या फिर जो भी फील्ड का फिक्स रहता है। कभी आपको 7 बजे भी और 8 बजे भी किसी का भी कॉल आ जाता है, इवन आपको वर्किंग डे में भी कॉल आ जाता है। तो ठीक है, मैंने देखा भाई, मैंने बोला भाई एक तो अभी तो स्टार्टिंग तो करते हुए मेरे को तो पढ़ाई करनी, लेकिन करूँ कैसे। मैंने सोचा भाई अभी तो एक तो प्रीलिम्स कॉम्बिनेशन देना है, मेंस देना है, करीबन मेरे 4 घंटे लेंगे, इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं। तो मैंने सोचा भाई मेरा बेस्ट पॉइंट कौन सा है, क्वांट रीजनिंग, चलो स्टार्टिंग उसी से करते। तो भाई मेरा पहला सिलेक्शन रहता है कि भाई मेरे को जहाँ इंटरेस्ट है भाई उसी से मैं स्टार्टअप करता, क्या मैं आगे पेपर दे पाऊंगा। तो सेम मैंने पैटर्न फॉलो किया, आगे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ते गया, जैसे इंटरेस्ट बढ़ा भाई मेरा एग्जाम आगे आगे बढ़ते चला गया। तो जैसे पढ़ाई करते गया, जॉब की वजह से ही करते गया, लेकिन उधर भी मेरे को एक फेस इशू है कि भाई कई बार मैं मेंस में फेल होता था किसी एक नॉर्मल पॉइंट की वजह से। कभी ओवरऑल में 1 मार्क का रह गया, 2 मार्क में रह गया, किसी में सेक्शनल रह गया। मैंने सोचा यार, फिर मैंने सर को बोला सर करूँ क्या। सर बोले देख भाई, तब सर ने मेरे को एक गाइडेंस किया था कि भाई तू करने वाला है, तू कर सकता है, लेकिन बस मेरे कराए मान के भाई तू थोड़े दिन के लिए जॉब स्विच कर दे, बस थोड़े दिन के लिए। मैंने बोला सर लेकिन प्रॉब्लम ऐसे कि मैं इतने कर पाऊंगा। सर बोले पता है फैमिली सपोर्ट है क्या। मैंने बोला हाँ सर है। तो भाई बस थोड़ा 1 महीने के लिए तो तू एडजस्ट कर ले। मैंने बोला चलो ठीक है सर। फिर भी मैंने सर से छुपाया और चालू किया, जॉब तो चालू रहा मेरा बाद में। लेकिन सर बोलते थे मेरे को दिन में टाइम, तो मैं क्या करता था दोपहर का टाइम में सेल्स में रहता था, तो पढ़ाई के साथ साथ वो भी 1-2 पेपर वगैरह देता था, मतलब पूरा तो कॉम्बिनेशन ही रहता था, खाली एक प्रीलिम्स देता था। सर दे दिया, हाँ ठीक है चलेगा। फिर बाद में क्या किया कि भाई मैंने देखा कि भाई इस बार तो अपना तो कुछ होने वाला नहीं। एक तो मेरा ऑलमोस्ट एज लास्ट ईयर में अभी एज मेरा ऑलमोस्ट में एज रिलैक्सेशन में हो कैटेगरी की वजह से। मैंने बोला अगर नहीं कर पाएंगे भाई लाइफ में कभी नहीं कर पाऊंगा, बस यही ढूंढता रहूंगा। भाई मेरे को सर ने अपॉर्चुनिटी भी दिया, सब कुछ दिया, बस अगर मैंने थोड़ा टाइम दिया रहता तो कर पाता। तो मैंने उसी 2 दिन से जॉब छोड़ दिया और पूरा फोकस किया अपना पढ़ाई पे। तो अगर आप शायद किसी को मतलब सच नहीं लगेगा, लेकिन डेफिनेटली भाई मेरा पूरा प्रीलिम्स मेंस इजीली क्रैक हो पाया, बस मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट दे दिया सर की वजह से। नहीं फिर भी ठीक है, मैं थोड़ा डीप जाना चाहूंगा इस पॉइंट में कि चलो ठीक है, आप सुबह से लेके 7 बजे तक जॉब करते थे, या फिक्स टाइमिंग नहीं था। तो देन आपने बोला भी कि मैंने जॉब छोड़ा, लेकिन उसके पहले आप कहीं से भी कुछ ना कुछ प्रीलिम दे दे के अपना काम करते थे। मुझे ये जानना है कि आरआरबी के पहले के आपके स्टेप्स क्या थे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि भैया मैंने तेरे को गाली मार दिया था कि तूने लास्ट ईयर जैसी गलती किया है, और लास्ट ईयर भाई नरेंद्र भाई साहब को एचओसी के कम्युनिटी से सबसे ज्यादा मारते प्रीलिम में, ठीक है। लेकिन भाई साहब ने मेंस मार के लास्ट ईयर भी नहीं आए थे, और लास्ट ईयर जस्ट कम्युनिटी से जुड़ा था। तो मैंने बोला भी था जॉब से दूर है, लेकिन नहीं हो पाया, जो भी है। और दूसरे स्टूडेंट जिनके मार्क्स भाई साहब से काफी कम थे प्रीलिम में, वो मेंस मार के लेके चले गए। अब ये मिस्टेक भाई साहब ने इस साल नहीं करने को होना था, इसलिए मैंने तो मैन टू मैन बात भी किया था और जॉब भी छोड़ने को बोला था। लेकिन उसके बाद में मुझे पता चला रिजल्ट आने के बाद कि आपने जॉब नहीं छोड़ा, लेकिन वो बात अलग है। मुझे यही पूछना है नरेंद्र कि यार आपने मैनेज कैसा किया। भाई सब कुछ डिपेंड है भाई आप खुद क्या करते हो। अगर आपने गोल रखा है कि भाई मेरे को करना है, तो टाइम कहीं से भी मिल जाता है। कहाँ से निकालते थे आप, कैसे टाइम निकालते थे? 7 बजे तक तो जॉब करते थे। हाँ, क्योंकि मेरा जो सेल्स का टाइम रहता है, मेरे को काम रहता है कि भाई मेरे को कस्टमर के पास जाना है। दोपहर का जो लंच टाइम है या फिर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो बस उसी में थोड़ा पार स्टडी वगैरह देखता था। या फिर नेक्स्ट मेरे इसमें मैंने ये भी कर रहा था बाद में ऑब्जर्व करके कि मैं शाम को 7-7:30 बजे के जाने के बाद थोड़ा फ्रेश होके एग्जाम वगैरह देता था, और जो एनालिसिस है वो उस टाइम में करता था दूसरे दिन के मेरे लंच ब्रेक में। तो भाई मैंने मतलब कल तो दे दिया, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला एनालिसिस के लिए। जैसे मैं पहले बोल सका भाई आप एनालिसिस करो, लेकिन मैंने कैसे किया ये मैं अभी बताता हूँ। मैंने देखा भाई हाँ मेरे को भाई हाँ मतलब मैंने रात को दिया, लेकिन जब पता चला भाई कि मैं दिन में तो कर पाता था लेकिन रात में नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दिन के काम के इतना थकावट हो पाता था कि भाई मैं सीधा सिंप्लीफिकेशन भी रॉन्ग कर बैठता था। तो ये मेरा एनालिसिस चला गया। मैंने बोला अरे भाई ये मतलब मैंने क्या गलती कर दी, जहाँ मार्क्स मेरे बढ़ने चाहिए वो मार्क्स नीचे कहीं तो डाउन होता जा रहा है। मैंने बोला नहीं अभी तो कुछ तो चेंज तो करना पड़ेगा भाई। फिर से दूसरे दिन बैठा पढ़ाई किया। मैंने सोचा नहीं अभी क्या करता हूँ, सेक्शनल वाइज देता हूँ आज पहली बार। तो सेक्शनल वाइज दिया, उधर भी सेम इशू आ गया मेरे दूसरे दिन में। फिर मेरे ने एक तो ईगो पे लगा वो चीज़ कि भाई मतलब जो मैं करने वाला हूँ उधर क्यों गलती हो रही भाई।
तो उस दिन से ठाना कि भाई मेरे को अभी तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो बाद में तो कुछ दिन का जॉब वगैरह स्विच करा दिया, फिर से अपना रेपुटेशन बढ़ा लिया, मॉक वगैरह दे दिया और आगे जाके कंटिन्यू किया फिर। ओके ऑसम। यानी आपने जॉब स्विच किया था या जॉब स्किप किया था कुछ टाइम के लिए, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा रीजन बोल के उनसे छुट्टी मांगी थी उस टाइम। छुट्टी मांगी थी कितने दिन का? करीबन 1.5 महीने का। 1.5 महीने का। तो 1.5 महीने ये आरआरबी के पहले के स्टेप्स हैं पीओ के। यस। प्रीलिम क्या मतलब जैसे प्रीलिम्स निकला मेरे को हर बार पता था कि मेरे प्रीलिम्स निकलेगा, क्योंकि भाई मेरे टॉपिक है दोनों भी काउंटर रीजनिंग, वो तो मेरे को पता है कैसे उनको खेलना है उनके साथ। तो जैसे निकला भाई मैंने तो छोड़ दिया 1.5 महीने के लिए। अच्छा। तो कुछ तो शायद अगस्त में हुआ था और लेकिन 1.5 महीने का टाइम तो था नहीं प्रीलिम और मेंस के बीच में। हाँ, तो मैंने 1.5 महीने के बाकी का पूरा इंटरव्यू तक का शेड्यूल पक्का किया था उसमें। अच्छा, इंटरव्यू तक का शेड्यूल। नहीं यार, इंटरव्यू भी तो काफी लेट आया होगा ना? नवंबर में हुआ था। अच्छा, तो आप नवंबर में जब इंटरव्यू आया तब जॉब कर रहे थे क्या? नहीं, तब नहीं कर रहे थे, यानी लगभग 1.5-2 महीने थे। यस, ठीक है। पूरा प्रीलिम्स निकला वो भी मेरे को ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि भाई मैं तो पहले बोलता भाई जहाँ पे काम करो रिस्पेक्टफुल करो, वहाँ भी मेरा रिस्पेक्ट चलता था भाई, काम के साथ भी रिस्पेक्ट करना और पढ़ाई के साथ भी रिस्पेक्ट करना है अपना। तो वो भी छोड़ने थे। मैंने बोला नहीं सर, मेरे को ऐसा रीजन फैमिली रीजन, मेरे को अभी टाइम तो चाहिए। और बोले कितना? मैंने पहले तो 2 महीने का टाइम मांगा। नहीं, बोले इतना नहीं मिला सर, मेरे को टाइम चाहिए, नहीं तो मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो ऑप्शन नहीं है। बोले ठीक है, एक काम कर, 1.5 महीने काम छुट्टी दे देते, लेकिन कुछ सैलरी वगैरह नहीं मिला। मेरे ठीक है चलेगा सर, मैं देखता हूँ फैमिली को कैसे हैंडल करना है। तो वो पूरा जो बाकी का शेड्यूल रहेगा 1.5 महीने, उसमें प्रीलिम्स तो पहले क्रैक हो चुका था, मेंस और इंटरव्यू के पहले प्रिपरेशन के लिए तैयार होता था। मतलब मेंस में क्या क्या चेंजेस करवाने हैं, क्या क्या नहीं, मेरे को कौन सा टॉपिक कम आ रहा है उसमें से, अभी मेरे को अपग्रेड क्या क्या करना है खुद को। क्योंकि 2 साल से तो मेरी मिस्टेक था कि मैं सीए नहीं करता था, लेकिन इस बार मैंने पूरा फोकस सीए पे लगा दिया और इस टाइम उसी ने मुझे हर बार बचा लिया सबसे ज्यादा। तो पहले तो यही बात था। ओके ऑसम। इसका मतलब हमने प्रीलिम के बाद जॉब छोड़ा एंड देन वहां से मेंस का प्रकोप असली शुरू किया। यस। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं अप्रोक्सीमेट कितने मेंस आपने दिए होंगे, गिन के दिए, या सेक्शनल पे ज्यादा फोकस किया, या फुल लेंथ पे ज्यादा फोकस किया, कॉम्बिनेशन में फोकस किया? मैंने तो आप पे कॉम्बिनेशन ही देखा। अच्छा। मतलब डेली का मेरा एक क्वांट और एक रीजनिंग था। इसके अलावा थोड़ा अपना जीके, अंग्रेजी में तो कभी 2 दिन में एक बार देता था, क्योंकि जैसे लेने बैठा था भाई मेरे को समझ में नहीं आता था, तो मैं सीधा एक तो उसको स्किप करके एनालिसिस पे ही देखता था कि भाई मेरे को उधर करने का क्या है। तो उधर आगे जाके मैंने बोला भाई हर बार तो मैं स्किप तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो मेरे को इधर ऑप्शन मिल गया, लेकिन एग्जाम में स्किप कैसे करूंगा। मेरे बोला फिर जाके जैसे मैंने पहले आपको बोला भाई मैंने टॉपिक उठाया उसमें से, अंग्रेजी में मेरे कौन सा टॉपिक आते हैं भाई, मैंने जैसे बोला पैरा जंबल है, वर्ड रिप्लेसमेंट है, या फिर सिंगल फिलर है, या फिर आरसी के कुछ जैसे कि मानो कि आपके 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो आपको उसी के बेस पे आते हैं। तो भाई उसी को मैंने हथियार बना लिया, भाई नहीं ये इसमें तो मार्को तो कहीं तो जाने नहीं देने, तो बस उसी के साथ खेला, उसी के साथ अच्छा प्रैक्टिस भी किया, और बाकी का बचा कुछ जीके और कंप्यूटर में तो लगा दिया। ओके। और इस बार तो लक ने भी ऐसा साथ दिया कि भाई जो कट ऑफ था हमारा महाराष्ट्र का, वो भी बहुत सारा नीचे चला गया, तो उसमें आपका लक भी बहुत मैटर कर जाता है कभी कभार तो। ठीक है, कितना स्कोर मिला आपको? मेरे को टोटल मार्क्स मिला था 83.56 ओबीसी कैटेगरी में। ओके, और ओबीसी का कट ऑफ कितना था अपने मार्क्स? 67.25 गए थे इस साल। चलो ठीक है, यानी करीबन 16 मार्क ऊपर थे तो अंदर निकल गए। शायद अपने कम्युनिटी के बाकी भी लड़के जो है वो 16-17 मार्क से ही ऊपर है बाकी के भी। ऑलराइट, मुझे और एक चीज पूछना है कि जैसे आप स्टार्टिंग से बोल रहे हो कि मेरे बेस्ट सब्जेक्ट रीजनिंग और मैथ्स है, हाउ? और अगर ये दुनिया की परेशानी है, बिकॉज आई सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट की जो अरिथमेटिक के नाम से मतलब बेसिक अरिथमेटिक आ जाता है, मेंस का नहीं आता, या दूसरा उनका डेफिनेशन होता है कि बेसिक पजल्स आ जाते हैं, मेंस वाले पजल्स नहीं आते। तो मैं इस चीज को जानना चाहूंगा कि यार क्या है क्या ये सीन? भाई देखो, ये मतलब ऐसा है कि चीज़ कि आप पहले तक तो डरो नहीं, ये कोई ऐसा कहीं आपको बहुत बड़ा कोई डुबाने वाला तो नहीं है। ये बस आपको एक क्या बोलते हैं फोबिया है कि भाई मतलब आपको आप एक बहाना ढूंढ रहे कोई नहीं करने का वो चीज़। मतलब आपने पजल देख लिया बड़ा है, नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, मतलब पहले से आपने उधर हार मान ली है नहीं करने की। लेकिन जब आप सॉर्ट आउट करने बैठते हो तब पता चलेगा भाई ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल था, फिर मैंने क्यों नहीं किया। मतलब बहुत सारे बच्चे इधर फंसे कि भाई उनको एक डर रहता है कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो भाई मतलब ऐसे डर की कोई चीज़ नहीं है, बस एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर ट्राई किया ना आपको डेफिनेटली उधर सोल्यूशन है। ओके, इसका मतलब भैया हमको नहीं, मैं फिर भी एक पूछना चाहता हूँ नरेंद्र, उधर देखना, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैथ्स
का जो मेंस लेवल लोग चिल्लाते रहते हैं, तो क्या ऐसा मेंस को डिफरेंशिएट करके पढ़ाई करना चाहिए या फिर एक ही साथ लेना चाहिए, या लेवल को सब्जेक्ट को बढ़ाना कैसे चाहिए, उनको कैसे बढ़ेंगे वो सब्जेक्ट? एक तो आप मुझे पक्का पता आंसर दोगे कि प्रैक्टिस करो, नो आई डोंट वांट दैट आंसर। मुझे थोड़ा डीप डाउन पता करना है कि आपका, जैसे आपने पहले ही बोला कि आई वाज अच्छा खासा कंफर्टेबल इन मैथ्स एंड रीजनिंग, तो पहले जैसे अपन एक सीबीएसई वाले स्टूडेंट को पूछते तो वो बोलता है आपसे इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ठीक है, तो भैया मेरे को आराम से बन जाएगा। वैसा ही आपने बोल दिया कि भैया मैथ्स और रीजनिंग। अब ये तो बात जानता हूं मैं कि जिसको जो सब्जेक्ट फेवरेट रहता है ना, या तो उस सब्जेक्ट को उसका ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है और उसके बारे में वो डीप डाउन बता नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि एज अ जो सीनियर स्टूडेंट है जिनको मेंस का मैथ्स या मेंस का रीजनिंग में बड़ा तगड़ा लगता है, या काफी सारे लोग यही मुझे वेबिनार्स में या वर्कशॉप में मिलते हैं, नहीं सर मुझे मेंस के क्वेश्चंस नहीं आते, और आपने उसको बोला है कि यार आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो यही इजी था, बायात का खेल था, जो भी था, लेकिन फिर भी डीप डाउन उतरने की क्या तैयारी उनकी होनी चाहिए? जैसे सर ने तो बोला भाई, मतलब मैं कंफर्टेबल में, मैं पहले से मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स भी, मतलब बचपन की पढ़ाई से भी मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भाई। कभी भी कोई कैलकुलेशन ले बैठो भाई अपना चालू हो जाता है, पेन पेपर रहते हो शुरू हो जाता हूँ। वैसे भी अगर आप थोड़ा में अगर पुराने तरफ जब अपने बचपन में कुछ एग्जाम्स रहते थे जिसपे हम बोलते थे ना स्कॉलरशिप एग्जाम, प्राध्याशोध एग्जाम, जिसमें से कुछ टॉपिक रहते थे अपने बुद्धिमत्ता चाचनी वगैरह करके, तो मेरे पहले से इतना उधर इंटरेस्ट था भाई पजल, मतलब अपने को कुछ को दिमाग के साथ खेलना है, उसके साथ ये बात दिमाग के साथ खेलना है मेरे वाली, ये बहुत चैलेंजिंग है भाई। कुछ तो है क्योंकि क्या मैं दूसरों को तो सिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन भाई खुद के साथ तो खेलूंगा जरूर ना। तो वही बस बचपन से भाई बुद्धिमत्ता चाचनी, फिर उसके बाद शुरू होगा अपना पजल वगैरह, खुद के साथ खेलते खेलते कब वो मेरे इतने फेवरेट सब्जेक्ट बने को कभी पता ही नहीं चला। बस कभी कोई बोला भाई ये सॉर्ट आउट करके तो मेरे को ही ना था भाई, ये देखो सॉर्ट आउट हो गया अपना क्वेश्चन। ओके, ये बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है कि देखो इसको मैं, और शायद नरेंद्र इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैं इसको बता सकता हूँ कि जब आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट जैसा टैकल करोगे ना बच्चा, तब वो आपको डिफिकल्ट लगेगा। सब्जेक्ट को नॉलेज ओरिएंटेड बनाना शुरू करो और रियलिस्टिक लाइफ से अटैच करो कि भाई मैंने इसके बारे में पहले क्या क्या चीजें की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल पजल्स के नाम से लोग रोते रहते हैं, या मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस या लॉजिकल डी आते हैं। यार ऑब्वियसली बात है, ऑन स्पॉट आज नरेंद्र बैंकर बना हुआ है या मैं एसबीआई पीओ क्रैक कर चुका हूं, इट डजंट मीन दैट कि हर वो क्वेश्चन ऑन स्पॉट टूटेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट द थिंग इज यार ये चैलेंज है, इसको तोड़ेंगे तो पक्का। ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले बंदे जब उसके अंदर उतरते हैं तो हो सकता है उनको 10 दिन दिक्कत जाएंगी, 1 महीना दिक्कत जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। एंड आपको इतना तो पक्का लगेगा कि पेपर में जो सब्जेक्ट्स है भैया वो कितने भी डिफिकल्ट आएंगे, अब पेपर ही डिफिकल्ट है तो नॉर्मली कट ऑफ तो डाउन ही जाएगा, लेकिन भैया मेरा तो पेपर में डाउन नहीं बना के आऊंगा, यानी उठाने लायक तो बना के आऊंगा। तो ये जज्बा और ये जुनून आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। बिकॉज दिमाग में याद रखना, व्हेन यू डिफरेंशिएट प्रीलिम एंड मेंस, भैया परसेंटेज प्रीलिम में भी आता है और मेंस में भी आता है, डायरेक्शन प्रीलिम में भी आता है और मेंस में भी आता है। सिर्फ क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन की क्रिएटिविटी में डिफरेंस होता है। अब तुम बड़े क्रिएटिविटीज के क्वेश्चंस को अगर अप्रोच करना शुरू करोगे तो जैसा मैंने अभी बताया कि हो सकता है तुमको 10 दिन प्रॉब्लम जाएंगी, 1 महीना प्रॉब्लम जाएंगी, लेकिन वंस इट बिकम्स योर पार्ट ऑफ लाइफ तो धीरे धीरे आपको आपका कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा और आप कंफर्टेबल भी फील करना शुरू कर दोगे, राइट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मी, स्वप्निल सर के बारे में आपका क्या कहना है? अभी इसके तो मतलब मेरे सारे कुछ सवाल के जवाब ऐसे कि मैं एकदम एग्जैक्टली ऐसे ब्रीफ भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे लाइफ में मिलती है ना, जैसे कुछ सडनली कुछ मिलता है लेकिन हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वैसे ये सर की अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे सडनली मिली थी। अच्छा। शायद मेरा आईडी में रिजेक्शन हुआ था, मैंने बताऊंगा क्यों हुआ था, लेकिन हुआ था। मैं उसी दिन से थोड़ा डिप्रेशन में था, सिलेक्शन नहीं हुआ था। यस, मतलब हुआ था, फाइनल भी हुआ था, लेकिन थोड़ा मेडिकल की वजह से मेरे को उधर निकाल भी दिया। लेकिन मैं उधर चला गया डिप्रेशन, क्योंकि मैं कौन सा था वो?
IDB अपना इसका था, क्लर्क का था। ओके। हाँ। तो मैं इसमें चला गया था डिप्रेशन में, क्योंकि एक ऐसा नॉर्मल रीजन था जो कि मैंने डॉक्टर से पता कर, बोल भाई ये नॉर्मल रीजन है, ये हर किसी को भी तो नहीं होता, लेकिन अभी ये डिपेंड कि आपको वो कैसे टैकल करते हो। अभी वो तो थोड़ा मेडिकली चलेगा, इसको इसमें उसको अभी लेता नहीं हूँ, लेकिन मैं उसमें ये बात थोड़ा 1-2 दिन डिप्रेशन में चला गया। इवन सेकेंड डे भी, अभी जैसे हम नहीं बोलते कि कभी कभी मोबाइल पे हमारे मन को पढ़ लेता है, मैं ऐसे रेस देख रहा था, तभी उसी टाइम सर का वो आ गया। मन तो नहीं था कि भाई चलो क्या है, कुछ तो एंटरटेनमेंट निकली, लेकिन बोल सर चलो ऐसे भी तो टाइम पास करना, तो चलो ये देख लेते। लेकिन जब सर ने कुछ सेमिनार के कुछ पॉइंट माने ना, मैंने बोला मैंने तो सुना था कि मोबाइल अपने दिल की बातें सुन लेता है, लेकिन ये वीडियो में कैसी मेरी बातें सुनने आ रही है। मैंने बोला चलो अब यार तो देख तो लेते हैं, सर तो बोल रहे भाई ऐसा है, आप ऐसे अगर फंसे हो तो करके पाऊंगा। मैंने बोला चलो अगर मैंने तीर मारे तो और एक तीर मार के देख तो लाइफ का। तो चलो तब सर का कुछ फी था व्हाट्सएप का 49 रुपीज़, वो भी दे दिया। मैंने बोला मेरे पास ऐसा ही था, तो चलो वो भी 49 रुपीज़ चला गया। तो फर्स्ट डे में देखा वगैरह क्या 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 क्या, बोला अरे हाँ यार कुछ तो है, आदमी कुछ तो अलग है यार। शायद मतलब हम उसको तो जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो सर है वो अपने को जज जरूर कर पाएंगे। और शायद मेरे को ऐसे सर की तलाश थी कि जो अभी तक मेरे को नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि हर आपको प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई सर टीचर पढ़ाएगा, ये बोलेगा कि भाई ऐसा पढ़ाई करो या फिर आप ऐसा फॉलो करो, वो सब कुछ मैंने कर बैठा था। लेकिन एक ऐसा नहीं मिला था भाई जो मेरे को बोले कि भाई अगर तेरे को दिक्कत आती ना, वो दिक्कत तेरी खुद की नहीं, मेरे भी हुई और मैं तेरे को उधर से निकाल के आगे लेके चलूंगा। लेकिन अगर आपको अगर और भी सच बताओ कि भाई पहले साल तो मैं सर से भी बहुत डरता था बहुत डरता था। सर को कभी मतलब मैसेज आया ना, ऐसे सर मेरे को वॉइस मैसेज भेजते थे भाई ऐसा कर। मैंने सर को अगर रिजल्ट भेजी ना, तब भी मैं खूब हवा में था। स्टार्टिंग में मेरा क्रेज था, सर बोलते भाई अच्छा है। जब मेरा मेंस शुरू हो गया, सर ने पहले मेरे को एक मतलब क्या बोलते इंस्पायर कर दिया था कि भाई देख तेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसकी वजह से तेरा अभी ये तू फेल हो चुका है, लेकिन अभी इसको तू कैसे लेके चलता है वो तेरे पे डिपेंड है। मेरे को चलो भाई मेरे को थोड़ा मोटिवेट कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर से दूसरे दिन के बाद फिर से चालू, फिर से मेंस फेल, फिर से सर के सेम डायलॉग। लेकिन तीसरी बार जब मैं फेल हुआ, भाई सर का गुस्सा थोड़ा रहा, भाई अगर इस बार तूने छोड़ दिया तो भाई मेरा दिमाग घूम जाएगा। मैंने बोला अगर मेरे को इतना अगर बोल रहा है, मतलब ये बंदा मेरे को कहीं ना कहीं तो लेके जाने वाला है। सर तो कहीं लेके जाना है, क्योंकि हर सर किसी को तो नहीं लेके जा रहा है। और जैसे ऑनलाइन क्लास में उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट है, लेकिन अगर ये मेरे पे ध्यान दे, मेरे को पता नहीं बाकी कितने के साथ उनकी बातचीत होती है, लेकिन अगर मेरे को आगे लेके जाने ना भाई, मेरे को इनका हाथ थाम के आगे चलना है, मेरे को ये एग्जाम क्रैक करके देना है। तब जाके जब मैंने सर के साथ चला, तब जाके मैंने भी देखा है भाई ये बंधन मेरे को ऐसे लेवल पे रखा, तो शायद मैंने इसको पहले क्यों ज्वाइन किया, मेरे को पहले क्यों नहीं मिला ये सर। चलो कोई बड़ी बात नहीं, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। HOC कम्युनिटी में यार कोई भी स्टूडेंट जुड़ता है ना, आपने ये कम्युनिटी वाला वर्ड शायद ही सुना होगा। मैं अपनी फैमिली मान के चलता हूँ। पहला पॉइंट तो क्या है, पहले जो कम्युनिटी के अंदर जुड़ते हैं ना, तो हम इनिशियल डेज में क्या है, एवरी सिंगल डे डाउट सेशन, बैचेस, तो ये सारा चीज चलते रहता है। तो क्या है, बैच के अंदर तो डायरेक्ट किसी को एंट्री नहीं मिलती, तो क्या है, हमको जानने का मौका मिलता है कि कौन मेरे वाइब्रेशन के साथ, कौन भैया, क्योंकि क्या है यार, एक फीस है, किसी के घर में कंफर्टेबल है वो फीस और अब से पे कर देते हैं, किसी के घर में कंफर्टेबल नहीं, वो बेचारे जुगाड़ पानी करके पे कर देते हैं, ठीक है, सर्विस चार्ज जो भी हम लेते हैं। तो यार अगर कोई हमसे जुड़ता है ना, अपना तो सीधा फंडा है कि आई एम विथ यू टिल द सिलेक्शन, तो ऐसा सब्सक्रिप्शन तो प्लान चलते नहीं अपना। तो यार ये चीजें ना हमको फिर फील आना शुरू हो जाता है कि यार ये मेरी लिस्ट है इस साल की, ये मेरे नौजवान, ये मेरे 100 है, ये मेरे 150 है, ये मेरे 50 है जो इस साल रिजल्ट मारने वाले। वो हर साल स्वप्निल तुलस्कर निकालता है अपनी लिस्ट, और वो कैसे निकालता है ये भी मैं आपको, इट्स नॉट अबाउट द पार्शियलिटी एंड ऑल, ठीक है। अब भी HOC के स्टूडेंट हो जितने भी, जिसका मुझे रुब्बा दिखना शुरू हो जाता है ना, जिसके अंदर वो भूख दिखना शुरू हो जाता है ना, देखो यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हम तो चाहते हैं सबके पास पहुंचे, लेकिन कौन अपना दर्द हमारे साथ बांटते रहता है। जैसे आपने बोला डर लगता था स्वप्निल सर, लेकिन भैया नरेंद्र से ना पहले से एक अलग कनेक्शन था। तो मैं आज भी, यू आर नॉट अलोन, HOC के कोई भी कम्युनिटी के स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि मास्टर का कब वॉइस नोट आ जाएगा और कब मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ये अभी भी तुम देखेगा, कभी भी किसी को भी, मेरे को जिसकी याद आई, और खास करके याद तो सबकी आती रहती है, जो
मेरे लिस्ट में रहते हैं, जो डाउट सेशन में डेली आते हैं, पूछते रहते हैं क्वेश्चंस, काम बहुत सिस्टमैटिक करते रहते हैं, जिनका होमवर्क सबमिशन, आपको पता है अपन तो होमवर्क सबमिशन लेते हैं, पेपर में मार्क्स देने का उनका प्रकोप रहता है। ऐसे लोगों के प्रति ना मेरा लगाव ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और देन हमको भी लगता है यार इसको तो बना के छोड़ेंगे, फिर चाहिए कितना भी डाउन जाए इसका तो हाथ पकड़ के हम रहेंगे। तो यही चीजें है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को पार्शियलिटी टाइप है, ऐसा कुछ नहीं, सभी को लेके चलते। बस सवाल है कि क्या आप अपने अंदर की भूख हमको दिखा पाते हो या नहीं, या हमारे से टच कर पाते हो या नहीं। हमको एक बार पता चल गया ही और शी रियली वांट, तो उसको यार देन उसके पीछे हम लगेंगे, सीधी सिंपल बात। ठीक है, ऑलराइट। तो मेरे बारे में ठीक है, आपको जो लगा। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट मेक्स एचओसी डिफर देन अदर, डिफरेंस कैसा लगता है आपको? भाई डिफरेंस बहुत अलग है। अच्छा, मतलब कैसे कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती कि भाई उसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। सेम इसके रिलेटेड भाई जब जोड़ा तब कुछ मतलब मेरे को एक लेवल लगे भाई चलो ये भी अपना नॉर्मल है, ऐसे अपनी बातचीत करेंगे, अपने डाउट लेंगे, कर देंगे। लेकिन जब मैं वहाँ तक पहुँचा मेरे को पता चला भाई ये लेवल कुछ अलग है, जो कि मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमको पता है कि भाई ये कुछ तो अलग है, लेकिन हम शब्दों से बयान नहीं कर पाते। वैसे ये सेम मेरे साथ भी हुआ था, जोड़ा वगैरह। मेरे को लगा भाई ये क्या अभी सिर्फ सर के साथ बातचीत होगी, बच्चों के साथ नहीं। लेकिन जब मैं आगे बढ़ भाई मेरे को पता चला भाई इवन सर के साथ साथ कम्युनिटी मेंबर भी अपने को हर तरह के सपोर्ट में आते हो। लाइक वो कभी फाइनेंशियल हो, कभी एग्जाम्स रिलेटेड हो, या कभी अपनी पढ़ाई रिलेटेड, कभी कोई डाउट रिलेटेड। मैंने तो कभी किसी को मतलब मिला भी नहीं, बस अपना ग्रुप पे बातचीत करने का मेरा ये डाउट है, कभी कभी सर को भेज दिया, सर बिजी रह गए तो भाई कोई भी मेंबर रिप्लाई देता था। मैंने बोला भाई इतना कैसे क्या बच्चे इजीली किसी को भी रिप्लाई कर पाते भाई। मैंने बोला चलो सर ने बोला होगा, लेकिन बाद में पता चला नहीं भाई अपने कम्युनिटी का तो एक रूल का ही फंड है भाई, अपना एक फैमिली है, अगर करना है तो सबको साथ लेके चलना है। तो फिर मेरे को पता चला अरे यार चलो ये तो बहुत बढ़िया है। फिर मैंने देखा भाई हर बार कोई ना कोई हेल्प तो कर रहा है। तो फिर मैंने सर से एक बार बात की, सर क्या है ऐसे मतलब मैं आपको डाउट भेजता हूँ, मेरे को कोई और ही रिप्लाई देता है। सर मेरा भाई देख आपको तो रिप्लाई आ रहा है, लेकिन रिप्लाई किस चीज़ का आ रहा है, आपको कुछ तो पढ़ाई कर रहा है, आपको डाउट आ रहा है, आपको डाउट का सोल्यूशन तो मिल रहा है। इन्होंने ये तो सही बात है। बस भाई अपना फैमिली में यही है, अगर दिक्कत आता है भाई सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तब फिर मैं रहूँ या मेरा कोई भी मेंबर रह जाओ। मैंने बोला ये अलग है, कुछ तो डिफरेंट है मेरे साथ। अच्छा। क्योंकि जैसे कि आप मानो देखो कहीं पे आप आंसर वगैरह देते हो, आपको इजीली लगे मिलता नहीं है, या फिर कभी कभी टाइम चला जाता है, या फिर आपको बहुत डिले मिलता है, तब तक आप किसी और से भी सोल्यूशन दे देते हो। लेकिन तब सर ने मेरे को जो अलग डिफरेंशिएट देखा, मैं अभी भी बोल सकता हूँ मैं उसको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। बहुत अलग है। अच्छा, अलग है। तो लाइक क्या लगता है आपको, लाइक अगर ऐसा कोई परेशान होगा बेचारा प्रिपरेशन में, जो कंटिन्यूस वीडियो को देख रहा है, नोट्स भी लिया उसने, अगर कुछ उसको काम के लगे होंगे, तो अगर कोई ऐसा, इट मे बी ही और she really needs that kind of guiding star or that kind of system or road map जो उसी के ऊपर चलता है एचओसी कम्युनिटी, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि क्या उनको एचओसी से जुड़ना चाहिए या नहीं? देखो भाई मैं तो ऐसा कोई मतलब मैं इस क्लास से क्यों तो ऐसे नहीं बोलूँगा भाई क्लास से कि भाई इसको के साथ जुड़ो, बिल्कुल। लेकिन भाई जिस तरह से मुझे सपोर्ट मिला, जिस तरह से गाइडेंस मिला, जिस तरह से सिस्टम है, जिस तरह के इस कम्युनिटी के मेंबर या फिर जो रोड मैप है, वो आपको कई मिलेंगे के चांसेस बहुत कम है। मिलेंगे भी लेकिन बहुत चांस कम है। तो इससे जुड़ने के एक फायदे कि भाई आप जहाँ से चालू हो वहाँ से आगे ले जाने का भाई पॉसिबल मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इधर की रहती है। एक बार आपने अगर आपकी बुक दिखा दी कि भाई मेरे को ये करना है भाई, उस बुक को कैसे मिटाने का भाई ये पूरा सिस्टम आपको देखता है। ओके, ऑसम, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, वेल आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पहले जब मैंने आपका पहला राउंड लिया था तो नरेंद्र वाज कुछ भी नहीं, टोटली जीरो। ठीक है, टोटली जीरो। तो देन वहां से भी स्टार्टेड आवर जर्नी की, हमने जर्नी शुरू की, नरेंद्र को धीरे धीरे बनाना शुरू किया, नरेंद्र को जंग के लिए भेजे। लेकिन अभी नरेंद्र से सुनते कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, बिकॉज नरेंद्र थोड़ा सा शाय भी, आपने भी इतना टाइम देखा होगा, तो नरेंद्र उतना कॉन्फिडेंटली आके ऐसा बात नहीं कर पा रहा है, मुझे लग भी नहीं रहा है कि कैमरा की तरफ उतना देख पा रहा है भाई नहीं। ठीक है भाई, इंटरव्यू कैसा मैनेज किया आपने?
भाई मतलब जैसे कि भाई मैंने तो सेल्स में देखा था, तो मेरे को पता भाई इंटरव्यू क्या नॉर्मल रहता है, जाने का बोलने का, भाई मैंने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किया है। हाँ। लेकिन बोल भाई ये अलग है, ये तो अपना एग्जाम है भाई, इधर तो आपको कुछ पढ़ना है। हाँ। मैंने सर को फोन किया, सर ऐसे ऐसे इंटरव्यू, सर बोल अपने स्टार्ट किया। मेरे को अच्छी तरह से याद है, मेरा पहला इंटरव्यू जब सर लिया ना, पूरा जो 1 घंटा लिया टोटली मेरा है ना सेल्फ इंट्रोडक्शन पे था। मेरे को सर बोले भाई खुद के बारे में बता। मैं बोल रहा भाई ये क्या जिंदगी क्या बता रहा है तू क्या पहली दूसरी का इंटरव्यू दे रहा है क्या? भाई मेरा नाम ऐसा है, मेरा भाई तू उधर ऐसे लेवल पे जा रहा है जहाँ पे ऐसे लोग है भाई, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं भाई, तू कुछ तो डिफरेंट करेगा तब तेरे को वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दिखाएंगे, नहीं तो तेरे जैसे तो और कुछ लोग हैं। मैंने बोला सर आप थोड़ा गाइड कर दो। तो सर ने कुछ अलग लेवल से बातें कि भाई कैसे मतलब इंटरव्यू को लेके जाना है। मैंने तब थोड़ा पॉइंट वगैरह निकाल के रखा, तो लिया वगैरह। फिर मैंने बोला भाई अगर सर ने दूसरा टाइम पूछा तो क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी में तभी भी लगी थी। तो शायद सर ने बोले टाइम ले लो, तब मैंने वो थोड़ा फैमिली इशू था तो मैंने बोला सर ऐसा ऐसा तो टाल दिया। मेरा पूरा टोटली उसमें 3-4 दिन का गैप चला गया। और जब 5वें दिन आया सर ने बोला बताओ, मैं फिर से अपना ब्लैंक, सर ऐसा ऐसा किया। भाई मैंने तेरे को उस दिन बताया तो तूने किया क्या? मैंने सर पॉइंट निकाला। तो पॉइंट क्या खाली मतलब पेपर भरने के लिए रखा था तूने या किसी और चीज के लिए रखा था? मैंने बोला सर वही वो अभी देख रहा था कि कौन सा टॉपिक है। तो बोले कि तू चालू तो कर, क्या क्या बोलने का है। तो मैंने फिर से अपना नॉर्मल सर ऐसा ऐसा है, सर बोल ठीक है उस साइड पे रख, बाकी का शुरू कर। भाई फिर सर ने शुरू किया भाई मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल, मतलब जब एक्सपीरियंस पूछा तब मतलब मैंने एक्सपीरियंस बोला ये तो तू ठीक से कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, बाकी में दिक्कत क्या आ रही है? मेरा सर वो फर्स्ट टाइम है ना भाई, ये फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम कुछ नहीं होता है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन चला जाएगा उधर, तो तू बेटर कि भाई देख तेरी गलती क्या है। मैंने सोचा भाई मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है उधर पहले से ही। तो सर ने बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह किए, फिर मैंने थोड़ा खुद को टैकल किया भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तो शायद मेरा तीसरा सर ने राउंड लिया, तो पहले से मैंने सब कुछ लेके रखा था। तो सर ने शुरू किया, तो तब मैंने शुरू किया अंग्रेजी में ऐसा ऐसा पूरा। सर ने बोला हाँ बराबर है, तो कॉपी पेस्ट करके आया फिर से। मैंने बोला सर अभी वही तो होगा अंग्रेजी में। तो बोले तू मतलब अंग्रेजी क्यों देख रहा है, तू देख अगर तू जिसमें कंफर्टेबल हो ना लैंग्वेज में उसमें बात कर, क्योंकि तेरे को इधर खुद को एक्सप्लेन करने का है, तेरे को आंसर नहीं देने के उधर अपने जैसे कि भाई इधर एक क्वेश्चन आ रहा है इसको आंसर दे दो 4 ऑप्शन में, तेरे को उधर उनके जो आंसर है उसको कैसे तू मैनेज कर पा रहा है, कैसे उनको कन्विंस कर पाता वो मैटर है। मैंने बोला सर ठीक है मैं मराठी में दूंगा। हाँ चल तो मराठी में दे दे। जब मेरा तीसरा राउंड हुआ तब भी मैं थोड़ा आधा अपसेट ही था कि भाई मेरे को ठीक से नहीं आता, लेकिन चौथा राउंड के लिए भाई मैंने खुद को इतना बैकअप किया ना, सर ने जो सवाल पूछे ऑलमोस्ट हर सवाल के जवाब भाई मैंने प्रॉपर दिए थे। तब जाके सर बोला भाई बहुत बड़ा चेंजेस किया तूने इसमें इंटरव्यू में। मैंने बोला सर वही मैंने खुद को देखा कि एनालिसिस क्या मैं कहीं तो गलत है, क्योंकि क्या अभी ये अपॉर्चुनिटी इंटरव्यू मेरे आखिरी होने वाली है बराबर, क्योंकि उधर आप तो इधर अकेले, उधर मेरे को 5 लोगों का हैंडल करना है। तो मैंने सोचा, फिर मैंने पहले दिन क्या किया भाई, ऐसे मिरर था, मिरर के सामने एक और मिरर रख दिया। मैंने बोला चलो ये 2 और लोग हैं, खुद के साथ थोड़ा कॉन्वर्सेशन किया, देखा भाई कि सामने मेरे में कितना कॉन्फिडेंस उनके साथ बातचीत करने में। तो जो चौथे राउंड में था तो सर ने मेरा टोटली सारा मतलब जो कॉन्फिडेंस और बिल्डअप कर दिया। मेरे जो जो इश्यू थे जहाँ जहाँ उनको लाकर भाई ये तेरा पॉइंट डाउन जाने वाला, वो पॉइंट मेरे को क्लियर करवा के दिए। जैसे कि उन्होंने बोला भाई तेरे को कॉन्फिडेंस है तो तू कॉन्फिडेंट आंसर दे। इसके बाद सेकंड थिंग, अगर जो भी आंसर देना आई टू कॉन्टेक्ट थी, तेरे को आते ना हो मराठी में आंसर दे दे। बस उनसे एक बार परमिशन ले ली कि सर मेरे को मतलब मैंने तो पढ़ाई की है, लेकिन अगर मैं मराठी में बोलूंगा तो मैं बहुत इज्जत से आपको कन्विंस कर पाऊंगा, तो मैं आपको परमिशन लेता सो मैं आए। तो सर ने बोला हाँ ऐसी परमिशन ले ले। तो भाई सेम फंडा मैंने इंटरव्यू में यूज़ किया। शायद मेरा इंटरव्यू इतना ईजी नहीं था, पहला में गया इंट्रोडक्शन वो तो अंग्रेजी में शुरू हो गया। अंग्रेजी में उनको तो बोल दिया, मतलब मैं नर्वस था क्योंकि मेरा आखिरी था थोड़ा, उधर में लिटिल नर्वस था, लेकिन आखिरी में बोला। फिर उन्हें अंग्रेजी में कुछ तो क्वेश्चन पूछा। फिर मैंने सर से बोला सर देखो अरबी तो पूरा मराठी में चलने वाला है, ग्रामीण रूरल रहता है, तो अगर आप मुझे मराठी में पूछेंगे और तो मैं ये बेटर ही आंसर आपको दे पाऊंगा मराठी में, उसको कैसे करना है। तो उन्होंने थोड़ा मतलब बोला कि भाई, बोला ठीक है चलो ओके। तो जब उनका क्वेश्चन वगैरह चालू हो गया तो उनको मतलब इस तरह से मैंने आंसर दिया, वो भी सारे बहुत इम्प्रेस हो गए। और मेरा जो कम्युनिकेशन पावर था मराठी में वो थोड़ा फास्ट है। अच्छा। तो उन्होंने उनको बहुत अच्छा लगा, वो बोले भाई आपने ये जो मराठी में फास्ट बोलने की आदत तो कैसे लगाई। मैंने बोला सर मैंने इंजीनियरिंग किया, हमको बस एक ही आदत है कि भाई रट्टा मारने का, रातों रात बस पहले दिन पढ़ाई करने का, रट्टा मारने का भाई। तो सर मैंने वही किया और वही अभी मराठी में मेरे को इम्प्लीमेंट हो कि भाई वही अपना कंटिन्यू चलता था।
तो मैंने बोला भाई बहुत अच्छा हमको या ये पॉइंट आपका अच्छा लगा कि भाई थोड़ा फास्ट बोलते हो, क्योंकि कभी कभार ऐसे हमको ऐसे भी लोगों की जरूरत पड़ती है वो जल्दी से जल्दी बता पाएंगे। अच्छा, तो उनको वो पॉइंट अच्छा लगा। उसके बाद सर ने जैसे जैसे मेरे को बोला पॉइंट टू पॉइंट, आई टू आई कॉन्टेक्ट उनको अच्छा लगा। उसके बाद वो मैम ने तो कभी मुझे सवाल ही पूछा नहीं, लास्ट तक उन्होंने मतलब करीबन 10-12 मिनट तक मेरा राउंड ले लिया। हर सवाल का मतलब इजीली मराठी में इजीली आंसर था, क्योंकि क्या मेरा पूरा एक्सपीरियंस सर ने बोलता है भाई तेरे को आएगा तो एक्सपीरियंस आएगा। और सर ने बोला था भाई देख अगर लास्ट पॉइंट तो ऐसे बोलेगा तो इसके हिसाब से तेरे को आगे का सवाल आएगा। बराबर। तो उसके हिसाब से भाई मेरे को जैसा इंटरव्यू चाहिए तो मैंने वैसे उनको खींचा, लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर, मैंने ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस किया, किस में किया इसमें बताओ। तो उनको थोड़ा बताया और थोड़ा बताया कि सर इसके साथ ऐसा ऐसा भी है, तो बोले कि ऐसा ऐसा क्या, तो उसको फिर से आगे खींचा, फिर से इंटरव्यू में बताया ऐसा ऐसा करना का, वो ऐसा ऐसा क्या, फिर उसको पीछा, ऐसे मेरा इंटरव्यू करीबन 10 मिनट तक चला। फिर थोड़े वो क्वेश्चन में आ गए, फिर मैंने बोला सर सॉरी एक्सपीरियंस में कभी तो पढ़ा नहीं, लेकिन जब मैं अभी ज्वाइन होऊंगा तो उनके उसके तब ये कर लूंगा। तो उन्होंने पूछा भाई तुम ज्वाइन होने की सोच भी लिए? हाँ सर मैं हो जाऊंगा, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस से तो मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने मुझे हैबिट पूछा था कि भाई आपके ऑफिस क्या है या फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या, मैंने बोला सर आई एम कॉन्फिडेंट गाय एंड ऑनेस्ट गाय। तो अभी जैसे कॉन्फिडेंट आंसर दे पाऊँ, मेरे को उसका पता है कि आप मुझे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बोल दिया, हाँ क्लियर बोल दिया था मैंने उनको भी। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, बोल रहे हैं भाई ठीक है अच्छा है। तो बोल ठीक है अभी आज जा सकती हो। तो बस मेरे को ये सब होने के बाद इंटरव्यू करने मेरे को पता था भाई इंटरव्यू में तो बात मार्क बहुत अच्छी जाने वाली है। मैंने उसी टाइम सर को फिर से फोन किया, सर मेरा ऐसा इंटरव्यू गया। सर भाई मेरे को पता था कि तेरा यही इंटरव्यू होने वाला है, बस मेरे को उधर एक क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था कि भाई कि हम तुमको हायर क्यों करें। वो बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन तब आते हैं जब आप बहुत एक्सपीरियंस और तब जाके आप इसमें आते हो गवर्नमेंट में। तब मैं टोटली कुछ टाइम तक तो ब्लैंक था, लेकिन फिर सोच के समझ के उनको आंसर दे दिया जो उनकी एक्सपेक्टेड था। एग्जैक्टली तो वो तो नहीं दिया, लेकिन उससे रिलेटेड दिया तो वो थोड़े सेटिस्फाई थे, क्योंकि उनके मुंह पे वो थोड़ा देखा मेरे को स्माइल वगैरह आंसर देने के बाद। अच्छा है। ओके ऑसम। वेल इसके अलावा नरेंद्र कोई एक्स्ट्रा एडवाइस स्टूडेंट को आप बताना चाहोगे? कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस जो आपको मेरे पूछने में कहीं छूटा होगा दैट यू रियली वांट टू शेयर? भाई जितना बताएंगे उतना कम है। ओके ये तो सबसे पहली बात है। मैं कभी कभी यही कि मैं जितना भी मैं खुद बताऊँ या सर बताएंगे वो कम ही रहेगा इसमें से, क्योंकि जब तक आप खुद में वो ढूंढोगे नहीं तब तो कभी पता नहीं चलेगा भाई आपको और क्या चाहिए। हाँ मतलब फिर वो पढ़ाई रिलेटेड हो, गाइडेंस रिलेटेड हो, किसी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, जब तक आप खुद को ऑब्जर्व करके आगे नहीं पढ़ोगे तब तो आपको एग्जैक्टली भी पता नहीं चलेगा आपको मतलब चाहिए क्या। क्योंकि सामने वाला तो लेके बैठा है, लेकिन वो लेने की चाहत हमको दिखानी चाहिए भाई मेरे को ये लेने का है, मेरे को करने का है। और जब आप बताएंगे भाई वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला नरेंद्र ने कि यार आपको अगर ऐसा लगता होगा कि 4 क्लासेस लगाने से या 10 वीडियोस देखने से या कहीं पीडीएफ के नोट्स पढ़ने से या बहुत सारे तगड़े टीचर से कि बुक पढ़ने से रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब तक अपने अंदर एक भूख, एक हंग्रीनेस नहीं क्रिएट करोगे, एंड हंग्री अगर आप रहोगे तो ट्रस्ट मी, आप अगर अपने रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहोगे ना बॉस, आप डेफिनेटली नंबर ऑफ एक्शंस और डिसीजंस लोगे। क्योंकि जो स्टूडेंट अपने रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो अल्टीमेटली अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है, और वो स्टूडेंट नंबर ऑफ एक्शंस और डिसीजन लेता है। आपको पता है ये इंटरव्यू देखने के बाद भी शायद आप में से इतना देखने के बाद भी करीबन 20 से 30% तो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अगेन एक्शंस और डिसीजन नहीं लेने वाले। तो मैं आपको मुंह पे सीधा बताता हूं कि इसका अल्टीमेट एंड रिजल्ट एक ही आएगा कि हमको और अगला साल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर ये नहीं दोबारा दोहराना चाहते हो, सो दिस इज माय एडवाइस फ्रॉम माय एंटायर एचओसी कम्युनिटी के सीनियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम मेरे तरफ से, फ्रॉम नरेंद्र की तरफ से भी, कि बिकम एक्शन टेकर, बिकम अ डिसीजन मेकर। जहां फंसे हो वहां से एक्शंस और डिसीजन लेने के बारे में सोचना पक्का। All the best, and once again congratulations Narendra. Thank you, sir. Thank you so much. Say thank you to all the best for your future. Okay, thank you so much guys, thank you so much for watching this video. Now listen to me very carefully. Do share to your friends अगर कोई आपके प्रिपरेशन में ऐसे फंसे हुए हैं तो। Thank you.